जहाँ से राइटिंग शुरुआत हुई, पहली लाइन क्या थी और क्यों लिखी गई? पहली लाइन थी फूल के ऊपर। मैंने बड़ी अच्छी एक कविता लिखी थी, क्योंकि 7वीं 8वीं में था और सोचा नहीं था कि आज आके मुझे वो सुनानी पड़ेगी या याद रखनी पड़ेगी, तो मैं भूल गया। लेकिन मुझे इतना याद है कि बाकी 6 ने जो भी लिखी थी बहुत बकवास लिखी थी, लेकिन वो लिखते वक्त जो मेरी बहर, मेरा मीटर, मेरा शब्दों का चयन, भले ही जितना भी सरल लगा हो ना, मैंने अपनी खुद की पीठ थपथपाई थी उस दिन। आज के डेट में जो युवा आना चाहते हैं, ठीक है आपने लिख दिया, बट आपको लगता है कि इसकी कोई प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ के आना चाहिए, और क्या पढ़ना चाहिए अगर कोई राइटर बनना चाहता है तो? सर ये बहुत गहरा विषय है, ठीक है, और इसके ऊपर में लंबा मंथन होगा हमारा। सर इससे पहले कि पढ़ो, इससे पहले कि लिखो, इससे पहले कि तैयारी करो, सबसे पहले हमारे समाज को एक्सेप्ट करना होगा कि दिस इंडस्ट्री कैन लीड टू अ गुड प्रोफेशन। सर एक आम बच्चे को समझने के लिए अगर आप समझा पाए, गाना एग्जांपल लेता हूँ धड़क 2 का, जैसे एक फिल्म का आपको ब्रीफ मिलता है कि एक फिल्म आ रही है धड़क 2 जिसमें कैरेक्टर ही है, जिसको आप स्क्रीन राइटिंग भी बोल रहे हैं, उसका अगर प्रोसेस समझा पाए कि शुरुआत कहाँ से ख्याल आना शुरू होता है, ब्रीफ कैसे मिलता है आपको, और फिर आप उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। हो सकता है कोई छोटे शहर का बच्चा देख रहा हो, तो उसको मैं गलत ज्ञान बिल्कुल भी नहीं देना चाहता हूँ। अभी इस प्रश्न में यह है कि आप उस भावी क्रिकेटर को ये बताना चाह रहे हो कि तुम 2 दिन में सचिन तेंदुलकर कैसे बन सकते हो या धड़क 2 का गाना कैसे लिख सकते हो। सर वो कर ही नहीं सकता। एकदम मैं और बेसिक पे लेके जाता, मैं कहता हूँ कि बेटा तुम कुछ मत करो, तुम आनंद बख्शी साहब के लिखे हुए सारे गाने सुनो। जानना चाहता हूँ कि जो राइटरों की इक्वलिटी की बात होती है बॉलीवुड में खासकर, क्या आपको लगता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान मिस है आज के करंट में बॉलीवुड में? सर हु डायरेक्टेड एनिमल? Who wrote Animal? Who wrote Panchayat? नो नो। You know why? Because no one cares. But before putting the blame on anybody else, the one who's written it also doesn't care. और आपको लगता है गवर्नमेंट को इसमें काम करना चाहिए, सिनेमा के अवेयरनेस? सर गवर्नमेंट पहले अपना काम कर ले, बाद में इधर आए। बट सिनेमा एक समाज का आईना है, और सर सो तो सड़क भी है सर, सो तो पोल्यूशन भी है सर, सो तो AQI भी है। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँगा अगर बोलूंगा कि आप सिनेमा पे काम करो, AQI छोड़ दो। आप पहले अपना तो ठीक से कर लो सर, फिर आओ ना हमारे पास, हम बहुत अच्छे हैं, हम अपना देख लेंगे। क्या आपको लगता है कि धर्म, मतलब जो आपकी नजर से जो अभी धार्मिक चल रहा है दुनिया, उस पर नहीं बात करते हैं, तो जिस धर्म को आप मानते हैं वो धार्मिक व्यक्ति या वो रिलीजियस आदमी, वो रिलीजन मतलब वो धर्म आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनने में हेल्प करता है? जरूर करता है सर। धर्म आपको अंदर से पवित्र करता है सर। धर्म का अर्थ ये नहीं है बाहर की शुद्धि नहीं है, धर्म का अर्थ भौतिक सुख नहीं है। धर्म कोई भी हो सर, आपको अंदर से वो शुद्ध करता है। आपको लगता है कि एक आर्टिस्ट की चेतना का जागना, उसके कॉन्शियसनेस का जागना कितना जरूरी है, और एक जागृत व्यक्ति कितना अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है? सर जागृत व्यक्ति कितना अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है सर, ये बहुत ही छोटा स्कोप है। जागृत व्यक्ति जो है दुनिया पलट सकता है सर। अगर व्यक्ति जागृत है, उसका विचार जाग चुका है, उसके अंदर का आर्टिस्ट पूरे उफान पर है सर, तो वो दुनिया बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। वायरल टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे लिरिक्स राइटर बॉलीवुड के, सहजता इनके स्वभाव में है और सरलता इनकी लिखावट में। लोग इनको रश्मि विराग के नाम से जानते हैं। आज मैं मिला इनसे, और मैं बोलूंगा इनका नाम रश्मि विराग नहीं, रश्मि वैराग होना चाहिए। इनसे मिलते हैं, बातें करते हैं कि इनके अंदर जो वैराग है उसका रीजन क्या है। स्वागत है सर। नमस्कार प्रकाश जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। ये सर मैंने पहली लाइन जो सोची आपके बारे में कि रश्मि विराग नहीं है, वैराग है, जी। मतलब इतनी आपको, आपके अंदर एक वैराग भी है और एक बेचैनी भी है। इस दोनों की वजह क्या है? सर इतने अच्छे से मेरे को किसी ने अभी तक डिस्क्राइब नहीं करा है, और ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वैराग्य भी है और बेचैनी भी है। बेचैनी इसलिए बिकॉज क्यूरियोसिटी जब तक नहीं रहेगी, मैं एक अच्छा क्रिएटिव आदमी नहीं बन सकता। सो बेचैनी अर्थात क्यूरियोसिटी जो है, दैट लीड्स टू परस्यूट ऑफ ग्रेटर लिटरेरी हाइट्स। और वैराग्य कीप्स मी वेरी प्रोटेक्टेड। वैराग्य एक ढाल है कि ताकि दुनिया जहान की चीज़ें मेरे ऊपर कोई इफेक्ट न कर सके, मैं कोने में आराम से शांत पड़ा रहूं और अपने ऊपर काम करूं। तो ये वैराग्य मुझे मुझे बचपन में लोग चिढ़ाते थे। विराग चूंकि माँ ने नाम रखा था, मेरे बड़े भाई का नाम अनुराग था, तो उनको परफेक्ट राइम विराग ही मिल रही थी। अब उनको क्या पता कि ये जो राइम का चक्कर है आगे चल के मेरा करियर ही बनेगा। नहीं, बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा सबको कि मैं इनसे आज पहली बार मिला हूँ। एक आध मुलाकात अगर कभी पहले हुई हो तो शायद इनको याद ना रहा हो। लेकिन जो आपका व्यक्तित्व है, एक ठहराव है, और लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अपने ऑडियंस को, कि बॉलीवुड में बहुत कम होता है कि जब आप एक ऊँचाई पे पहुँचते हैं और आपके व्यक्तित्व में एक ठहराव आए, एक सहजता आ जाए। बड़ी बेचैनी होती है लोगों के अंदर कि ये पाना है, वो पाना है। ये ठहराव जो आपने हासिल किया है, बहुत मुश्किल काम है। कहाँ से लेके आते हैं सर? ये सब महाकाल की कृपा है। महाकाल का बहुत बड़ा भक्त हूँ।
तो थोड़ा-सा अपने बारे में बता दें, वैसे मुझे लगता है कि काफ़ी आपने बताया भी है लोगों को, बट बेसिक अगर अपने बारे में बता पाएँ, मेरी ऑडियंस जान पाए कि जी, रश्मि जी। विराग हैं कौन? जी, मैं प्रयागराज में पैदा हुआ था। मेरे माता-पिता दोनों डॉक्टर। पिताजी मेडिकल कॉलेज में प्रोफ़ेसर थे। वो इलाहाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ की हर तरह की विरासत है, धरोहर है। वेदर इट बी लिटरेचर, वेदर इट बी पॉलिटिकल, वेदर इट बी एनीथिंग। तो उस माहौल में मैं पला-बड़ा। वहाँ पे अच्छे स्कूलों में मेरी पढ़ाई हुई। धीरे-धीरे करके बड़ा हुआ, फिर भटक गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ? कभी बीए कर रहा हूँ, कभी बीकॉम कर रहा हूँ, कभी बीएससी कर रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ये सोचा बहुत पहले कि जहाँ मुझे प्रभु ले जाए, मैं उसी तरफ चल दूँगा। तो अंततः घूम फिर के एडवर्टाइज़िंग में आया। एडवर्टाइज़िंग से एक जिसे कहते हैं एक समय का खेल ही है कि यहाँ फ़िल्म जगत में गीत लिखने आ गया। जब मैं एडवर्टाइज़िंग में था तो मेरी बहुत ही दिली इच्छा होती थी कि मैं किसी तरह बस फ़िल्म में एक गीत लिख दूँ। क्योंकि बचपन में जब भी कभी रेडियो पे कोई गाना बजता था ना, तो मुझे उसके अंतरे तक एक बार ही सुन के याद हो जाते थे। अच्छा। क्योंकि वो इतने अच्छे होते थे और मेरी रुचि उसमें बड़ी रहती थी। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राइटर बनूँगा या सिंगर बनूँगा। राइटर तो ख़ैर समझ में नहीं आता था, लिरिक राइटर प्रोफ़ेशन ही मालूम था क्या होता था। बस इतना सुनते थे गीतकार हैं, गायक कलाकार हैं, संगीतकार हैं। तो ये सब प्रोफ़ेशन नहीं लगते थे क्योंकि हम लोग तो ऐसे समाज में पले-बड़े जहाँ प्रोफ़ेशन गिनती के 3 होते थे। उनको बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। चूँकि पिताजी डॉक्टर थे, वो तो मतलब दिन-रात मुझको डॉक्टर ही समझते थे। छोटा था तब भी डॉक्टर ही समझते थे, बड़ा होकर डॉक्टर ही बनना है और कुछ बन नहीं सकता। डॉक्टर विराग। हाँ, वो सब भी डिसाइडेड था कि कौन-सा डॉक्टर बनूँगा, वो अच्छा। हड्डी का डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन डिसाइडेड था और बीच में। हॉस्पिटल कहाँ खुलेगा इलाहाबाद में, ये भी सब पता सब था। ज़मीन वगैरह सब ले ली गई थी कि फिक्स बस हो यही जाता है। होना है और राइट। कि यहाँ हॉस्पिटल होगा, यहाँ घर होगा, सब प्लानिंग थी। लेकिन अब महाकाल की प्लानिंग के आगे सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। फिर हमें मोहब्बत हो गई। रश्मि हमारी धर्मपत्नी है। तो उनके साथ एक दूसरे किस्म का जीवन मैंने जिया। मैंने देखा, उनकी नज़रों से दुनिया देखनी शुरू करी। वो भी दुनिया मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो रिबेल कर गया और रिबेल इन द सेंस कि जो एक धारा तय थी उससे मैं अलग हट गया। मैंने बोला नहीं, ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही और रिबेल के चक्कर में भटका। फिर इधर नौकरी, उधर नौकरी, ये वो फलाना-ढमकाना लेकिन जब जीवन में पहली बार कुछ लिखा, तो लगा कि नहीं हाँ यार, ये चीज़ जो है ना अंदर सुकून दे रही है। जैसे गर्मी में थक-हार के इंसान आता है, उसको एक ठंडा रूह-अफ़ज़ा पीने को मिल जाए सर, तो वो जो सुकून मिलता है ना सर वो कहीं और नहीं मिलता। वो मिला, फिर धीरे-धीरे करके आज यहाँ पर हूँ। जो प्रभु ने राह दिखाई उसी पे चलता गया ईमानदारी से। ये छोटी-सी कहानी है सर, ये छोटा-सा बैकड्रॉप है। आपको मतलब ये क्वेश्चन अलग सा है। आपको किसी ने नहीं बोला कि विराग बहुत हुआ, अब राइटिंग मत कर, तो ओशो की तरफ जा? क्योंकि जो अब बोलने का स्टाइल है, अब जो ठहराव आ गया, अब लगता है किसी स्पिरिचुअल लीडर की तरफ बात कर रहे हैं नहीं, मैं ओशो की तरफ जाना नहीं, मैं खुद ओशो बनूँगा एक दिन। आप। नहीं, आपका अगला स्टेप मुझे लगता है सेम ओशो वाला ही है। खैर। अब ओशो बोल ले या कुछ भी बोल ले, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में ज्ञान जो हो, वो बाँटना अवश्य चाहिए। और जीवन में अगर आपके पास कुछ युक्तियाँ हैं, कुछ सूत्र हैं, जो आपको लगता है कि आप किसी व्यक्ति से अगर शेयर करें और उसका लाभ हो, तो ये सदैव करना चाहिए। जी। अभी आते हैं दूसरी बात ऑफिसर की, जहाँ से राइटिंग शुरुआत हुई, जब आपने बोला कि फर्स्ट टाइम मैंने लिखा और अंदर से लगा कि कुछ हल्का हुआ या वो चीज़ थी अंदर प्यास। पहली लाइन क्या थी और क्यों लिखी गई? पहली लाइन थी अ, स्कूल में एक मैं छोटा था। जी। ये बहुत पहले की बात है, बहुत छोटा-सा था तो वो एक वो होता था, कविता का कॉम्पिटिशन होता था, जिसमें कक्षा 11 और 12 के लड़के अलाउड थे पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं शायद 7वीं या 8वीं में पढ़ता था। हुँ। तो मैं लड़ गया एकदम कि नहीं सर, कम से कम मुझे एंट्री तो करने दो कॉम्पिटिशन में, मेरे को अपना मतलब भाग नहीं, मैं सेलेक्ट आप मुझे मत करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है उसमें, लेकिन लिख के मुझे एक बार देने तो दो आप, ठीक है? तो मैंने लिख के दिया। अभी मैं इतना छोटा था कि मैंने बोला सर आप बताओ किस पे लिखूँ? तो जो मास्टर थे उन्होंने ऐसे ही
और जस्ट साइड लाइन में उन्होंने बोल दिया कि फूल के ऊपर लिखो। अब याद तो नहीं उतना कि क्या लिखा था, लेकिन फूल के ऊपर मैंने बड़ी अच्छी एक कविता लिखी थी। चूँकि 7वीं 8वीं में था और सोचा नहीं था कि आज आके मुझे वो सुनानी पड़ेगी या याद रखनी पड़ेगी, तो मैं भूल गया। लेकिन मुझे इतना याद है कि बाकी 6 ने जो भी लिखी थी बहुत बकवास लिखी थी। लेकिन मास्टर जी ने मेरे को सेलेक्ट नहीं करा, तो मुझे बड़ा दुःख हुआ कि भाई यार ये क्या है? लेकिन वो लिखते वक़्त जो मेरी बहर, मेरा मीटर, मेरा शब्दों का चयन भले ही जितना भी सरल लगा हो ना, मैंने अपनी खुद की पीठ थपथपाई थी उस दिन। मैंने बोला कि तुमने बहुत अच्छा लिखा है। फिर मैं घर आया, घर में आके मैंने सबको सुनाने की कोशिश करी, तो कोई इंटरेस्टेड नहीं था उसमें। तो मेरी एक छोटी-सी कविता करीब हफ़्ते 10 दिन तक मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। तो वो मुझे बहुत सुकून देती थी, मैं उठते-बैठते उसको पढ़ता रहता था। ये थोड़ा बहुत मुझको याद है, तो शायद वहाँ पे सबसे पहले लगा था मैंने। और फिर एज़ सच कुछ लिखना होता नहीं था। बोलता बड़ा अच्छा था मैं। डिबेट में, एलोक्यूशंस में, इन सब जगहों पे मैं वाक्पटुता मेरे अंदर थी। तो वो मैं बोलूँ मुझे अच्छा लगे। फिर जब एडवर्टाइज़िंग में आया, तो मेरे ख़्याल से प्रदीप सरकार थे, एक जी। बहुत बड़े एड फ़िल्म निर्माता थे, उस जी। ज़माने में दिल्ली में थे। तो एक ब्रांड था एलजी, हुँ। तो एलजी की एक एड फ़िल्म बननी थी बड़ी, तो सब तरह-तरह के आइडिया लेके आ रहे थे। तो मैंने उन लोगों को एक आइडिया दिया कि सर ये देखो, ये जितने भी आपके अप्लायंसेस हैं, ये कौन यूज़ करती है? वॉशिंग मशीन, ये फलाना-ढमकाना, माँ यूज़ करती है ना, तो हम माँ के ऊपर एक गीत लिखते हैं। अच्छा, सेम ब्रांड को लेके। हाँ, मैंने बोला मैं हम माँ क्यों? कोई तब वैसा करता नहीं था, करता सब नहीं सिर्फ़ होगा। प्रोडक्ट होता था, मशीन होती थी, राइट, राइट। अंदर तुम्हारी क्या टेक्नोलॉजी है और ये तो ब्रांड है और एक ये कोई मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, स्टाइल ज़्यादा है। पंच लाइन वगैरह दे देते थे ये कुछ। सब हाँ। बेवकूफ़ियाँ होती थी। मैंने कहा नहीं, इसको थोड़ा ह्यूमन टच देते हैं ना, माँ के ऊपर एक कविता लिखते हैं। तो वो मैंने प्रदीप सरकार के साथ लिखी थी। वो उन्होंने उसका निर्देशन करा था, तो वो दूसरा अनुभव था कि हाँ, राइटिंग हो सकती है। फिर धीरे-धीरे ऐसे करके सब अभी शुरुआत हुई, यहाँ तक पहुँचे। तो और फ़िल्म की तरफ कहाँ शुरुआत हुई सर? फ़िल्म में सर गलती से हो गई। एक एड एजेंसी में मैं बैठा हुआ था, तब वो आपने प्लान नहीं किया था कि फ़िल्म में कभी लीड कुछ नहीं, कैरेक्टर मैं करेंगे? ज़िंदगी में सर आज तक कुछ भी नहीं प्लान करा है सर। कुछ भी नहीं प्लान करा है। इनफैक्ट मैं कभी एक सीधे रास्ते घर भी वापस नहीं जाता हूँ सर। अब ये तो चूँकि मुंबई है, यहाँ पे सिर्फ 3 रास्ता रो ही एक ही है। 3 रास्ते हैं, हाँ, ठीक है ना? एसवी रोड है, हमारी राइट। लिंक रोड है, हुँ, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, राइट। ईस्टर्न, आप कोई दूसरा रास्ता ले नहीं रास्ता ही नहीं सकते हो। है। तो मैं कभी एक रास्ते जाता भी नहीं था, ठीक है ना? चलो आज इधर से चलते हैं, उधर से चलते हैं। खैर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट फ़िल्म राइटिंग कहाँ से शुरू हुई? एक एड एजेंसी में मैं काम करता था, धर एंड हून नाम थे। तो अभिनव धर, अजीत हून 2 व्यक्ति थे, बड़े महारथी थे। तो उन्होंने वो एड एजेंसी खोली हुई थी। ये बात है तकरीबन मेरे ख़्याल से मिलेनियम का बड़ा वो हल्ला था ना, तब वो मिलेनियम शुरू हो चुका था मेरे ख़्याल से, 2000 या 2001 रहा होगा। तो मेरे कंप्यूटर होते थे तब वो वाले, हुँ, ऐसे स्क्रीन वाले, वो बड़े वाले क्या होते थे? पीसीज़, पीसीज़ जो आते थे। वो होते थे। तो मैंने कुछ लिखा लिखा रखा हुआ था और फ़ाइल मैं बंद करना भूल गया था। तब एंट्री होती है फ्रेम में शिवानी कश्यप की। हुँ, शिवानी कश्यप उस ज़माने में अभी भी सुपरस्टार है, मेगा स्टार है, लेकिन उस ज़माने में शी वाज़ द पॉप दीवा, पॉप आइकॉन। उनका ये गाना हिट हुआ था, हो गई है मोहब्बत तुमसे। तो वो उन्होंने पढ़ा और उन्होंने बोला कि यू राइट सॉन्ग्स? मैंने बोला नो। कहती है व्हाट देन व्हाट इज़ दिस दैट साउंड्स सो गुड लाइक अ सॉन्ग? आई एम डूइंग अ मूवी। अच्छा। तो ये मैं उसमें ले लूँ? तो मैंने बोला हाँ जी, ले लो, क्या प्रॉब्लम है? तो बात आई गई हो गई। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया देखो मैंने ये गाना बनाया है, तो मैंने गाना सुना। तो पहली बार तब मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि वर्ड्स को मेलोडी में डाल के कैसे उन्होंने अपने गिटार पे मुझको सुनाया। दिल्ली की घटना ही है। हाँ, दिल्ली की घटना है ये। और पिक्चर बन रही थी, वैसा भी होता है पार्ट 2 शशांक घोष की। हाँ, तो उसमें मैंने 2-3 गाने लिखे। हाँ, अब थोड़ा बन रहा है कि क्या हुआ था? हाँ, याद आया। मैंने 2-3 गाने लिखे और मैंने पूरे घर खानदान में अनाउंस कर दिया अब मेरा बॉलीवुड डेब्यू हो गया है। मैंने सुपर हिट गाने लिखे हैं, मेरी पिक्चर आएगी, ये होगा, वो होगा। अब उस पिक्चर में मेरे सारे गाने पिट गए। एक भी गाना मेरा नहीं वर्क चला। नहीं किया। नहीं, वर्क करे 2 गाने।
अच्छा। वो दोनों मैंने नहीं लिखे थे, एक अल्लाह के बंदे हाँ। और दूसरा ये सजना आबिजा हम्म, शिवानी कश्यप का। हम्म। मेरी बड़ी भाई साहब, जैसे कहते हैं ना, वैसे इस दोनों के अलावा भी सारे गाने आपके थे। क्या कोइंसिडेंस। एक भी नहीं चला था। उस दिन मैंने कसम खाई कि जब तक एक ब्लॉकबस्टर इस लेवल का नहीं दूंगा ना, तब तक चैन से नहीं बैठने वाला हूँ। और फिल्म आपको शिवानी कश्यप के थ्रू ही मिली थी। शिवानी कश्यप के थ्रू जी। मिली थी। शिवानी का मेरे करियर में बहुत बड़ा योगदान है। मैं हमेशा उनसे यही कहता हूँ और हर जगह यही कहता हूँ कि मेरे टैलेंट को पहचानने वाली शिवानी कश्यप पहली थी, कोई नहीं पहचान पाया था। तो खैर मैं कसम खा ली थी कि नहीं भैया, अभी अगला जो भी होगा वो ब्लॉकबस्टर ही होना है। हम्म, तो ऐसे ही एक दिन ऑफिस से लौट रहा था, गाड़ी अपनी पार्क कर रहा था, एकाएक शिवानी कश्यप का फोन आया कि आई एम सिटिंग विद संजय गुप्ता एंड आई एम सिटिंग विद संजय दत्त। फिर भी उनका फेथ था कि एक और फिल्म हाँ दिलवाए हाँ उस 4 फ्लॉप होने के बाद भी। हाँ, नहीं उनका तो चल गया था ना, सजना अभी जब सजना चल गया बहुत था। अच्छा चल गया था। और गाना, एक चीज और समझ में आई कि गाना हिट या फ्लॉप नहीं होता है, गाना अच्छा है बुरा होता है। मेरे गाने बिल्कुल अच्छे थे, बिल्कुल बुरे सही। नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि विराग मैं, मेरे को जल्दी कंपोज करना है, ये ब्रीफ है हम्म, तो लो, इससे ब्रीफ ले लो। तो संजय गुप्ता ने मेरे को ब्रीफ दी थी। अब नहीं मालूम संजय गुप्ता कौन था, क्या बड़ा आदमी था, कांटे और कांटे वाटे एंड व्हाट एवरीथिंग। हाँ, स्टाइलिश फिल्म मेकर उस टाइम स्टाइलिश पे। फिल्म मेकर। और मैं भी थोड़ा, संदीप चौटा बड़े म्यूजिक करते थे उनके लिए हाँ उस समय। संदीप चौटा जी। म्यूजिक करते थे। तो मैं भी थोड़ा स्वैग से स्वागत का मामला मेरा भी रहता था उस टाइम में। हाँ, तो गाड़ी में बैठा हुआ था, उन्होंने बोला जल्दी दे दो, ये ब्रीफ है, एक आदमी है उसको बंद करके रख दिया गया है कमरे में और वो बाहर निकलता है और बदला लेना है उसको। तो ये जब वो कमरे के अंदर बंद है ना 20 साल तक, तो फिल्म का नाम है जिंदा, उसका टाइटल ट्रैक लिखना है। जॉन अब्राहम संजय दत्त। तो मैंने मात्र 5 मिनट में लिखा था कि मौत शर्मिंदा है, जिस्म जा सब जिंदा है, सांसें दफन है, हवा कफन है, मिट्टी मिट्टी है सब, जिंदा हूं मैं किसके लिए। ये मैंने टाइप करके दे दिया उनको। शिवानी कश्यप का जवाब भी नहीं आया था उस समय। तो सब बड़े बिजी हो गए। तो मैं घर में एक दिन बैठा हुआ था, मैं टीवी पे देख रहा हूँ, एक प्रोमो चल रहा है जिसमें संजय दत्त, तो संजय दत्त इज वॉकिंग with that long, hair, with those dark glasses, wearing a black suit, and he's just walking. और पीछे गाना चल रहा है, मौत शर्मिंदा है। मैंने कहा यार ये तो अपना है। फिर नीचे लिरिक्स, विराग मिश्रा। इससे पहले कि मैं रश्मि को बुलाता दिखाता, वो खत्म हो गया। ठीक है, वो प्रोमो खत्म हो गया। फिर मैं पता लगाया कि आई वाज सो हैप्पी। वो गाना मेरा हिट हुआ जिसमें मेरे को स्टारडस्ट अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट लिरिक्स। तो वो मेरा पहला अचीवमेंट था बड़ा गानों को लेके। लेकिन उसके बाद मैंने संजय गुप्ता के साथ खूब काम करा। संजय गुप्ता, हंसल मेहता, अपूर्व लाखिया, वो जो पूरा व्हाइट फेदर फिल्म्स का गैंग था, उसमें मैंने काफ़ी सारे गाने लिखे। लेकिन वो टाइम उसके बाद कुछ ऐसा आया था। इनफैक्ट आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ अ सुपर हिट ब्लॉकबस्टर सॉन्ग कॉल्ड गणपत चल दारूला। उसमें मैंने उसमें मैंने पंजाबी पार्ट्स लिखे थे। ठीक है, और उस गाने में एक जो आवाज़ है ना, पनिये गणपत कौन है, वो मेरी आवाज़ है। हाँ, तो उसके बाद मैंने फिर छोड़ दिया गाने लिखना। क्यों? क्योंकि वो टाइम ऐसा आ गया था कि जहाँ पे आपको सिर्फ इंग्लिश में हुक लिखना है, हुक की तैयारी करनी है, रॉकिंग, माइंड ब्लोइंग और दिल गो गॉन वेंट, ये सब वो सब। ये आप जिस ग्रुप में थे वहाँ पे शायद मुझे लगता है इसकी डिमांड ज्यादा हो रही नहीं थी। नहीं, वो तो ग्रुप बड़ा अच्छा था, उसके बाहर नहीं निकल पा रहा था मैं। उसके बाहर हर जगह ये सारी चीजें हो रही थी। और मैं चूंकि ज्यादा पुश नहीं करता हूँ अपने आप को, तो मैं आराम से बैठ के, मेरे पास हमेशा नौकरी का बैकअप रहता था, तो उधर चला गया। फिर देन मेरे मित्र हंसल मेहता ने सिटी लाइट्स दी। काफी आ, गैप है उसमें। हाँ काफी गैप है। गैप हो गया। तो सिटी लाइट क्योंकि सीरियसली कभी लेता नहीं 2015 था। में शायद आई थी। हाँ, सिटी। काम 13 में शुरू हो गया था, 13 या 14 में शुरू हुआ था। नहीं, 12 में शुरू हुआ था सर, ध्यान नहीं। तो डेट्स को लेके थोड़ा कंफ्यूजन रहता है मेरे दिमाग में हमेशा। आप मुझसे आज पूछेंगे आज तारीख कौन सी है, मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, दिन कौन सा है बता नहीं पाऊंगा। वो पता नहीं है, ऐसा शुरू से ही रहा है। तो खैर सिटी लाइट्स में मैं नौकरी करता था एक बहुत बड़े टेलीविजन चैनल में। तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुंबई का कुछ, शिफ्ट हो गए थे आप। हाँ हाँ वो अच्छा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का रहता था। तो मैं गया, तो वहाँ पे हमारी धर्मपत्नी रश्मि वो भी लिखती हैं।
तो उनकी एक लाइन थी, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। तो एक गाना था, वो मेलोडी में फिट हो गया, तो मैंने वो कर दिया, मुस्कुराने की वजह तुम हो। तो पर उसमें मैंने नाम रश्मि सिंह ही दिया। अब वो गाने को फिल्म फेयर मिल गया भाई साहब, इतना चल गया वो गाना, और नाम जा रहा है रश्मि सिंह। रश्मि नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन राइटिंग, थोड़ा बहुत लिखे बैठ के, लेकिन बट राइटफुली इफ इट्स हर लाइन शी शुड गेट द क्रेडिट, शी गॉट द फिल्म फेयर। फिर मैंने कहा कि यार देखो रश्मि, तुम्हारा थॉट प्रोसेस बड़ा अच्छा रहता है, वो क्लैरिटी। गाना मतलब पूरा उन्होंने लिखा था या आपने 60% उन्होंने लिखा था। 60% उन्होंने लिखा हाँ, था, अंतरे अंतरे में मैं आ लेकिन गया था। क्रेडिट उनका ज़्यादा था क्रेडिट उन्हीं का क्योंकि जाएगा। आप उस समय उतना हाँ, सीरियस नहीं थे इसको लेकर। नहीं उतना ही था। हम्म। और फिर पूरी फिल्म में वो मेरे साथ बैठी थी, Serious नो कि हाँ हाँ, हर चीज़ में थॉट क्या होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, प्रोग्रेशन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो फिर लेकिन नाम रश्मि सिंह ही जाता था, राइटफुली सो। एक दिन अरिजीत सिंह ने बोला, वो खामोशियां डब कर रहा था, कि दादा इसमें तो अपना नाम दो। तो मैंने बोला क्या नाम दो यार, रश्मि सिंह तो ऑलरेडी इज बिकमिंग अ ब्रांड। कहता है आप सर रश्मि विराग कर दो। तो मैंने रश्मि विराग करा बैठ के। तो जिस दिन मैंने रश्मि विराग करा, उस दिन रश्मि ने बोला अब तुम संभालो, मेरे को निकालो इससे। सो देन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, रश्मि विराग, थिंग्स आर गोइंग फाइन। गाने लिखता हूँ सर, लेकिन कोशिश ये रहती है कि ऐसे गाने लिखूं जो 100 साल तक चले, क्योंकि मैं वो गाने सुन के पला बड़ा हूँ जिनकी उम्र 100, 200 साल, 300 साल होगी। मेरी कलम से निकलेगा तो गहरा गाना तो नहीं बोल सकते, लेकिन लंबा गाना। दीर्घायु गीत निकलेगा जो लंबा चलेगा। और ये मैं काफी समझाता हूँ लोगों को कि इंस्टेंट हिट की जिम्मेदारी मेलोडी की होती है। टाइमलेस सॉन्ग यू नीड अ गुड सेट ऑफ लिरिक्स, True, agree. एंड अ गुड सेट ऑफ लिरिक्स जिसकी लेयर्स। देखिए कविताएं जो होती हैं, गजलें जो होती हैं, शेर जो गालिब साहब के हैं, वो अभी तक क्यों दोहराए जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनमें एक यूनिवर्सल इमोशन होता है जो कि हर सदी में बेसिक ह्यूमन वैल्यूज के साथ कोइंसाइड करता है। Agree. है ना? और बड़ी लेयर्ड राइटिंग होती है कि 10 दिन बाद आप उसका कुछ और मतलब निकाल सकते हैं। एक इमेजरी बड़ी स्ट्रांग रहती है। तो ये सारी जो विधाएं हैं, ये हमारी हिंदी फिल्म राइटिंग से लगभग खत्म हो चुकी हैं। कुछ ही एक चुनिंदा लोग हैं जो कि इन चीजों का ख्याल रखते हैं, जिनमें से एक मैं हूँ। मैं भले ही ज्यादा गीत न लिख पाऊं, मैं भले ही बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट ओपिनियन वाला राइटर ना बन पाऊं, लेकिन मैं सदा के लिए एक अच्छा राइटर रहूंगा। जैसे डीवीएस की लाइन है ना, डायमंड्स आर फॉरएवर, हीरा है सदा के लिए। Right. वैसे ही मेरा हर एक गीत सर सदा के लिए होगा। बिल्कुल सही। आपने एक अच्छी बात बोली और अभी मैंने क्लास पॉडकास्ट किया था, उसमें सेम चीज़ पे चर्चा हो रही थी। पोइट्री की एक मतलब इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। लिरिक्स राइटर की एक अपनी एक आइडेंटिटी है और जो लिखता है उसकी भी एक आइडेंटिटी है, कंपोजिशंस के अलावा भी। मतलब जब आदमी लिख रहा है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात, लास्ट टाइम मैंने एक पॉडकास्ट की तब किया था मुर्तला जी के साथ में। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि कोई ना आज के डेट में सिंगर या कंपोज़र वो पढ़ नहीं रहा है अपार्ट ऑफ कंपोजिशन कि लिखा क्या है। सर कैसे पढ़ेगा? सर कैसे पढ़ेगा सर? उसको थोड़ी देर बाद इंस्टाग्राम लाइव करना है, फिर थोड़ी देर बाद उसको फेसबुक लाइव करना है, फिर थोड़ी देर बाद उसको फीता काटने जाना है, फिर थोड़ी देर बाद उसको अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के साथ बैठना है। तो मेहनत करने वाले कम है सर। ये तो वो है सर कि जहां आपको, मैं क्या कहता हूँ सर, देखो मेरे को अभी दूसरे के बारे में कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। मैं, मेरे हिसाब से ये फील्ड क्या है, इस फील्ड में आपको अपना सबसे पहले जिस्म पूरा गला देना रहता है, फिर आपको अपनी रूह पूरी गला देनी रहती है, फिर आपको वो सारी चीजें बगल में रख के बैठनी पड़ती है। तो आपका जिस्म और आपकी रूह यहाँ गली पड़ी हुई है गीली मिट्टी की तरह से, उससे आपको शब्द निकल मूरत बनानी है। वो जब होगा तभी आप मोहम्मद रफ़ी बनेंगे, आनंद बख्शी बनेंगे, लता मंगेशकर बनेंगे, किशोर कुमार बनेंगे। अगर वो नहीं होगा, सब पागल थे सर, काम को लेके पागल थे और काम पे ही फोकस रहता था। ठीक है? कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हाँ, नहीं थी। और अभी इंडस्ट्री और बिजनेस जो है ना, हम्म, इतनी बुरी तरीके से हावी हो गया है सर, दैट द क्वालिटी ऑफ द वर्क दैट वी आर गेटिंग is definitely, you can say, it's hit, it's populist, but there is enough scope for things to be improved.
आप बताइए, आप अभी भी वो गाना गाएंगे ना, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सरल है, गहरा है, अच्छा है, अभी तक चल रहा है। ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम मेरे जिस्म जा पिघलते, तू बदन है मैं, शायर तू ना हो तो मैं कहाँ, शायर रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ। ये जो क्लब्स में कैरियोके नाइट्स होती है ना, जहाँ हिंदी की कैरियोके नाइट्स होती है, आप जाके देखिए 90% प्लेलिस्ट पुराने गानों की होती है। क्यों? क्योंकि वो लिखे ऐसे जाते थे कि याद हो जाते थे। वहाँ nobody was trying to show his creative muscles किसी आई एम सच अ गुड राइटर, आई एम सच अ गुड म्यूजिशियन। अभी उसके ऊपर से थोड़ा फोकस अलग है, और वो एक बिजनेस रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, बट यू कैन नॉट लीड एन आर्टिस्ट आर्ट फॉर्म थ्रू बिजनेस। आर्ट हैज टू लीड, बिजनेस हैज टू फॉलो। हियर द थिंग इज entirely different nowadays. Business is leading and the artist is trying very hard to cope up with the business, एग्री and the artist does not have the reins of the business in his hands. So ultimately it is what? Tech is leading art. Can you beat that? बिल्कुल नहीं टेक इज लीडिंग आर्ट। आर्टिस्ट किधर रह गया सर? आर्टिस्ट तो आजकल 5 साल का आर्टिस्ट है सर। 5 साल में गन्ने की मशीन की तरह पहले सीधा डाला जाता है, उल्टा डाला जाता है, फिर फोल्ड करके डाला जाता है, सारा जूस निकल गया, खत्म हो गया। एक दो फिर और उसको भी नहीं समझ में आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि 5 साल में वो इतने पैसे कमा लेता है कि चलो ठीक है, हो गया। बट द वन हु विल होल्ड बैक, internalize things and recognize his truest potential, his true calling, is the one that is going to last long. हम जो है ना, हम जादूगर हैं सर। हमें जादू दिखाना है लोगों को, और ऐसा जादू दिखाना है जो कि जिंदगी भर याद रहे लोगों को। याद रहे लोगों को। वो अगर नहीं है आपके अंदर वो क्षमता, तो हथियार धर दीजिए। एक तो ये आसान फील्ड नहीं है सर। यहाँ आपको चढ़ाने वाला एक है, गिराने वाले लाख हैं, है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि सबसे पहले माँ सरस्वती, ज्ञान, उसके पहले बाद आती है माँ लक्ष्मी, ठीक है, आपके ऊपर कृपा होती है, उसके बाद आपको शक्ति की भी ज़रूरत होती है। तो आज के आर्टिस्ट को इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए। सरस्वती बेसिक है, सरस्वती जिसके पास नहीं वो तो आई नहीं। फिर लक्ष्मी जी आती है, जहाँ लक्ष्मी जी स्टेज 2 होती है, जहाँ पे आधे ज़्यादा भटक जाते हैं, ठीक है ना। फिर आती है शक्ति। शक्ति का अर्थ ये नहीं है कि वो आपके पैसे को संभालने के लिए, शक्ति का अर्थ ये है कि आप कितनी चीज़ों को ना कहने की काबिलियत है, और आपके व्यक्तित्व और ऑरा के निर्माण के लिए हुआ। ऑरा के निर्माण के लिए आप रखिए सर। आज की तारीख में सर आप बैठा दीजिए जावेद अख्तर साहब को कहीं, गुलजार साहब को कहीं बैठा दीजिए, उनके सामने हम सब बौने हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को बचा के रखा, उन्होंने दे लेड बाय एग्जाम्पल्स। उनका काम देखो आप, जावेद साहब का, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या से लेके दिल में मेरे है दर्द डिस्को। रेंज देखो सर, आज के राइटर्स में आपको रेंज दिखेगी? एक राइटर बता दीजिए मुझको जिसमें आपको ऐसी रेंज दिखाई दे, नहीं दिखाई देगी। दे आर फॉलोइंग, पीपल आर इनसिक्योर, वो चल गया, अब मुझे ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा करना है, और बाजार उनसे मांगने भी वही लगता है। बाजार उनसे मांगने भी लगता है। तो एक जमाने में फिल्म जो होती थी डायरेक्टर प्रधान होती थी, डायरेक्टर लीड करते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल राज कपूर साहब, ठीक है ना, वो फिल्म लीड कर रहे हैं, वो अपने गाने भी लीड कर रहे हैं, वो अपने गाने भी खुद बनवा रहे हैं, वो म्यूजिक सेटिंग भी खुद कर रहे हैं, वो लिरिक राइटर के भी साथ बैठे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर के भी साथ बैठे हैं। रिजल्ट क्या होता था? भंवरे ने खिलाया फूल फूल को, ठीक है, ऐसे गाने बनते थे बैठ के। सजन रे जीना झूठ यहाँ मत बोलो। मरना यहाँ, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। अगर आपकी ग्रूमिंग ऐसे गानों पे नहीं हुई है, आप एक पॉपुलिस्ट पॉप आर्टिस्ट बन सकते हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों में थोड़ा विधा अलग रहती है। स्क्रीन राइटिंग का बड़ा महत्व रहता है, कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर को समझना पड़ता है, स्क्रीन प्ले को, गीत को आगे ले जाना पड़ता है। तो इट्स एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। अगर आपने आपका इनपुट ही, योर रेफरेंस पॉइंट्स, चलो लेट अस से योर रेफरेंस पॉइंट्स, ठीक है ना, आपके रेफरेंस पॉइंट्स ही हिले हुए हैं, तो आपका आउटपुट अच्छा कैसा होगा सर?
So many songs you see these days, they come, they stay for 1 month and they just disappear. 2 months max to max, it's their longevity, it's the shelf life. That's over. Business made the money, it's fair enough. But what happened to you, my dear? आपकी रचना कालजयी तो नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। सर, आपने 2 बहुत अच्छी बातें की कि स्किल और बाज़ार। अ, आज की डेट में जो युवा आना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि आपके अंदर एक ठीक है, आपने लिख दिया। बट आपको लगता है कि इसकी कोई प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ के आना चाहिए? और क्या पढ़ना चाहिए अगर कोई लिरिक्स राइटर बनना चाहता है तो? सर, ये बहुत गहरा विषय है, ठीक है, और इसके ऊपर में लंबा मंथन होगा हमारा। सर, इससे पहले कि पढ़ो, इससे पहले कि लिखो, इससे पहले कि तैयारी करो, सबसे पहले हमारे समाज को एक्सेप्ट करना होगा कि दिस इंडस्ट्री कैन लीड टू अ गुड प्रोफेशन। बहुत रूट पे चले गए आप। हाँ, करेक्ट। राइट। तो सोसाइटी क्या वो रिस्पेक्ट दे रही है आदमी को, बच्चे को? हाँ, क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है थोड़ा-सा, तो कोई माता-पिता हिंदुस्तान में उसको नहीं बोलता है मेरा बेटा बड़ा होके संजय लीला भंसाली बनेगा या लिरिक्स राइटर बनेगा इस या आनंद बख्शी बनेगा। कोई भारतवर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा पैदा हुआ है अभी तक तो जिसको ये बोला गया है ये तो कि मेरा बेटा बड़ा होके किशोर कुमार बिल्कुल नहीं बनेगा या बोला। लता मंगेशकर बनेगी, ऐसा नहीं बोला गया। तो जब तक ये अप्रोच समाज के ग्रास रूट लेवल पे नहीं चेंज होगी कि दिस इज एन इंडस्ट्री दैट गिव्स एम्प्लॉयमेंट, और यकीन मानिए शायद बड़े-बड़े एग्जाम्स क्वालिफाई करना आसान हो, यहाँ पे जगह बनाना थोड़ा मुश्किल है। नामुमकिन है सर। बस यहाँ छोटी पे सी जगह है उसमें। यहाँ पे थोड़ा-सा मुश्किल है। And there is everything over here. There is a career over here. There is a profession over here. There's money over here. There's everything. But still nobody takes a film industry very seriously. Everybody says कि अरे ये तो नाचने गाने वाले हैं। At the end of it all हमें ऐसे ही कर गया। तुम अपनी फिल्मी बातें मत करो। अरे फिल्म लाइन साइड में हटो। तो they need us also and they don't need us also. So unless until at the grassroots level there is respect for the industry. How do you think? ये तो ठीक है, चलो फीता काटना है, बुला लिया, ये करना है, थोड़े बड़े हुए, जवान हुए तो उसकी तरह दिखना है, वो बनना है। People are attracted for all the wrong reasons. People are attracted for cars, people are attracted for big houses, money, and the glamour. No, it's not the case. You meet any person who's successful in the industry, he is successful for the art form. He is successful because he loves expression. तो कमिंग टू आंसर योर क्वेश्चन, सबसे पहले तो वहां बदलो भाई, क्योंकि जिसको भी राइटर बनना है वो पढ़ने से पहले उसको अपने माँ बाप से लड़ाई करनी पड़ेगी कि मुझको भैया ये राइटर बनना है, फिर वो मार खाएगा, ठीक है ना, ये क्या करना है, इस दिन के लिए तुमको पाल पोस के बड़ा करा था, वहां जाओगे बर्बाद हो जाओगे। तो रियलिटी है, इस रियलिटी से उस बच्चे को लड़ना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप इज कि उसको आप देखो, और जितने भी आते हैं सब भाग के आते हैं सर, जितने भी आते हैं सब चोरी छुपे आते हैं और हमारे उनके यहाँ। माँ बाप सोसाइटी में बहुत दिन तक बताते नहीं कि मेरा बेटा बॉम्बे भागा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी शायद आज भी शर्मिंदा रहते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में ये काम करता हूँ। इतनी पॉपुलैरिटी के बाद। उनके अंदर आज भी ये टीस है कि मैं कुछ और क्यों नहीं करा मैंने, ठीक है। सो द रियलिटी इज दिस, और जितने भी आते हैं वो चोरी छिप के आते हैं। आप मेरे को बताइए कि हाउ मेनी इंस्टीट्यूट्स आर देयर इन दिस कंट्री दैट आर डेडिकेटेड टू फिल्म्स? गिनती किस तरह? और जो गिनती के उनमें हाउ मेनी आर गुड? 2-3। Let me tell you what all employment opportunities are generated in this industry. Let's start. Direction, writing, editing, production, post-production, graphics, finance, artist management, color correction, आर्टवर्क, location hunting, कॉस्ट्यूम। art, costume. एक फिल्म का जब आप एंड स्क्रोल सीन देखते हैं तो उसमें आप देखिए कम से कम 1000 से 1500 एम्प्लॉय लगा रहता है, ठीक है, and not one place where everything can be taught under the same roof. You are going on producing engineers and this and that and BBAs and BCAs and MCAs and MBAs. To what avail? Get one good school in this country that is absolutely committed towards the cause of filmmaking. Teach them and see in the next 5 years the kind of difference that is made. राइट। लेकिन फिर वहीं आते हैं सर कि बच्चे को कैसे लगेगा कि मैं अब लिख सकता हूँ? बच्चे को अंदर से कॉलिंग आनी चाहिए सर।
जहाँ अंदर से उसकी अंतरात्मा ने उसको बोल दिया हाँ तुम लिख सकते हो, अच्छा लिख सकते हो, दोस्तों ने नहीं बोला, क्योंकि दोस्त तो लाखैरे होते हैं, वो तो शाम को आके बैठ गए अरे वाह 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 ये हो जाएगा। जब तक उसको अंदर से नहीं आवाज आएगी कि मैं लिख सकता हूँ, तब तक उसको नहीं सोचना चाहिए। और जहां तक, और ये श्योर बड़ा रहना चाहिए कि किस तरीके का राइटर बनना है। तुमको शायर बनना है, तुमको कवि बनना है, तुमको लॉन्ग फॉर्मेट राइटर बनना है, तुमको स्क्रीन राइटर बनना है, या तुमको लिरिक राइटर बनना है, ये 5 की 5 अलग अलग सब्सिडीज हैं। सारी विधा अलग है। सारी विधा अलग है और इनका आपस में कोई मेल नहीं है सर। हम्म, एक अच्छा शायर एक अच्छा लिरिसिस्ट नहीं बन सकता। हम्म, शायद काफी लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे इस बात को लेके कि शायरी और ये चीज कैसे, हमने बहुत ऊंचे स्थान पर रखा है सर। नो, स्क्रीन राइटिंग एंड राइटिंग लिरिक्स इज अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑल टुगेदर। वाई? बिकॉज अब जब आप शायरी लिखते हैं तो आप अपनी नजर से दुनिया देखते हैं। जब आप गाना लिखते हैं सर, तब आप डायरेक्टर की नजर से, कैरेक्टर की नजर से गाना लिखते हैं सर। अलग चीज है। ये बातें कोई मानने को तैयार नहीं है। बातें शायद आज पहली बार आपकी पॉडकास्ट पे मैं काफी सारे ईगोज को तोड़ रहा हूँ, काफी सारे रूल्स को मैं इस समय तोड़ के रख दे रहा हूँ, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ सर। कविता अलग है सर, शायरी अलग है सर, लिरिक राइटिंग अलग है सर। आपको मैं आज भी तारीख में, आप अपनी आंख बंद करिए सर, मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। तेरी जीत मेरी हार तेरी हार। आपको क्या दिखाई दिया? आपको धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन दिखाई दिए, ठीक है ना? बाइक पे। दिस इज स्क्रीन राइटिंग। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई तू कौन है तेरा नाम है, क्या सीता भी यहाँ बदनाम। मैं आपको राजेश खन्ना एंड शर्मिला टैगोर दिखाई देंगे सर। नाव का सीन। नाव का सीन। दिस इज द पावर ऑफ स्क्रीन राइटिंग सर, दिस इज द पावर ऑफ लिरिक राइटिंग। अगर आपके अंदर ये है, देन यू आर अ लिरिक राइटर फॉर द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। मैं तो बॉलीवुड भी नहीं कहता हूँ सर, बॉलीवुड मेरे को अजीब सा नाम लगता है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हमेशा मैं कहता हूँ सर। तो इस विरासत में हम बैठे हैं, और इस विरासत का हम कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, हम नंबर्स चेस कर रहे हैं। भाई तू यहां इसलिए नहीं है नंबर चेस करने के लिए, तू यहां पे इसलिए है, मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 20 सालों में जब गाना बजेगा ना कि रंग थे नूर था जब करीब तू था, हमारी अधूरी कहानी, ठीक है, लोगों को ये याद रहना चाहिए। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम है अनाड़ी। ये गाने आपकी लाइफ में फिट होते हैं। अब ये गाना जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा शेर भी जा सकता है, यहाँ पे कविता भी जा सकती है, अलग अलग चीजें जा सकती है। तो लिखो तो ऐसा लिखो कि टाइमलेस होना चाहिए। इट शुड बी अ, देखिए इमोशंस यूनिवर्सल रहते हैं। मैं आपको बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ सर, ठीक है। जब मैं हमारी अधूरी कहानी लिख रहा था, तब मेरे को महेश भट्ट साहब ने कोई एक इटालियन गाना भेजा था सुनने के लिए, जिसका ट्रांसलेशन भी नहीं मौजूद था। उन्होंने बोला नहीं विराग, तुमको लिरिक्स समझ में आ जाएंगे। मैंने बोला सर कोई और भाषा है प्रभु, कहाँ से? क्या नहीं, तू फील करना बस उसको। सर मुझे भाषा नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन एक एक मतलब मुझे समझ में आ रहा था। ऐसी मेलोडी थी, ऐसी फील थी सर। यूनिवर्सल इमोशंस होते हैं सर, सुख का, दुख का, विरह का, खुशी का, जीत का, हार का। ये इमोशंस जो हैं सदियां दर सदियां सर चेंज नहीं होते हैं। इमोशंस आर कांस्टेंट। सो योर राइटिंग शुड ट्राई टू कैप्चर द बेसिक ह्यूमन इमोशन। अभी क्या है, वही तो शब्द होते हैं, ठीक है ना, कि मैं तुम्हारे, चलिए मुझे लिखना है कि भाई प्यार का इजहार करो, तुम क्या ज्यादा से ज्यादा क्या लिख लोगे? मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, या तुमको देखता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है, तुम कितनी खूबसूरत हो, ठीक है ना, क्या हम तुम साथ रह सकते हैं? यही चीजें तो बोल सकते हैं आप, किसी भी लैंग्वेज में आप लिखेंगे, किसी भी लैंग्वेज में लिखेंगे। अब राइटर कहाँ काम आता है? राइटर काम आता है कि वो किस, उसी सेम चीज को कैसे घुमा फिरा के बोले, कैसे एक ऐसी तरह से बोल दे कि मतलब लोगों को अच्छा लगने लगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने गाना लिखा था कि इतनी मोहब्बत करो ना मैं डूब ना जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना मैं भूल ना जाऊं कहीं, देखा जब से है चेहरा तेरा मैं हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। तो इस इमोशन को राइटर इंटरप्रेट करके अपने अंदाज में बयां करे, तो वो राइटर अच्छा
राइटिंग में कभी किसी की राइटिंग की झलक नहीं दिखनी चाहिए, हम्म, ठीक है ना। इसीलिए मैं ज्यादा पढ़ता नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे हैं कि तुम इंस्पायर हो जाओगे और फिर तुम न चाहते हुए भी उनके जैसा लिखना शुरू कर दोगे। तो उनके जैसा लिखना शुरू कर जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा। तो सबसे पहले वो जो बच्चा है जिसको बनना है राइटर, उसको अपने अंदर की आवाज पहचाननी पड़ेगी, अपने अंदर की आवाज पकड़नी पड़ेगी। अगर वहां पे यस हो गया, टिक हो गया, तो आगे का सफर बहुत आसान है। अगर उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर भी अगर तुम डरे हुए हो या थके हो या तुम्हारे अंदर क्लैरिटी नहीं है, तो तुम क्या करोगे। क्रिकेट हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, क्या कोई भी ऐसी, स्किल बेस्ड। कोई भी ऐसा, कोई भी फील्ड ले लो सर। मेरी एक थ्योरी है जिसको मैं गोल्डन चिप थ्योरी कहता हूँ। जब ईश्वर हमें बना रहे थे ना, तो उन्होंने हमारे दिल के अंदर एक छोटी सी गोल्डन कलर की चिप डाल दी थी, लेकिन वो उसको ऑन करना भूल गया था। अब वो चिप क्या होती है सर, वो चिप हमारी ट्रू कॉलिंग होती है, नहीं क्या? जिसको हम इग्नोर करते रहते हैं। जिसको हम, वो आती रहती है सर। कहीं भी स्कूल में कभी क्रिकेट खेल रहे हैं हम, तो एक मिडिल ऑफ द बैट शॉट लग गया, बाउंड्री चली गई, लगा यार हल्की सी अंदर कुछ, वो चिप किर 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 करी, लेकिन अरे नहीं यार एग्जाम में यार पढ़ना है यार, राइट। ठीक है ना। तो वो चिप जब सही तरीके से एक्टिवेट हो जाती है, तब कोई नहीं रोक सकता, तब आप सिर्फ सचिन तेंदुलकर बनते हैं सर। सो दैट गोल्डन चिप हमेशा उसको, उसके ऊपर ध्यान रखना तुम, कि वो कब एक्टिवेट हो रही है। कुछ लोगों की पहले हो जाती है, कुछ लोगों की बाद में हो जाती है, कुछ लोगों की होती नहीं है। तो क्रिकेट की तरह क्या राइटिंग की भी प्रैक्टिस जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, अच्छा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लिखते रहना चाहिए। आपको लिखते रहना चाहिए, डेली डेली कम से कम 2 पन्ने लिखिए आप। क्या राइटिंग क्या होती है अभी, 99% of the people pick up their phone or on their laptop and they start typing. कृत्रिम, इसको मैं आर्टिफिशियल बोलता हूँ सर। राइटिंग आपको कैसे करनी चाहिए? राइटिंग करनी चाहिए आपको, सबसे पहले कागज लेना चाहिए, कलम लेनी चाहिए। बराबर है, कलम आपके हाथ में है, आपका विचार फ्लो हो रहा है, कलम के थ्रू निकल रहा है, कागज पे जा रहा है, जिसको आप अपने सामने साफ साफ देखेंगे। कंप्यूटर पे क्या होता है, आपने फौरन डिलीट कर दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा आपकी गलती क्या थी। कागज पे आपने लिखा, कुछ नहीं वर्क करा, तो आपने उसको ऐसे करके काटा, तो गलती भी आपको हमेशा ध्यान रहेगी। और वो काटोगे यहाँ भी मार्क हो गया दिमाग हाँ, में भी। यहाँ भी दिमाग में भी आ गया वो हमेशा। तो हमेशा लिखिए। अब ये वही वाली बात है कि सर कोई F1 का ड्राइवर है तो उसको ड्राइव नहीं करना चाहिए, कोई क्रिकेटर है तो उसको नेट प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, तो राइटर है तो आपको करनी चाहिए सर। और तरह तरह की चीजें करनी चाहिए। आप ब्रेक लेके आपको कभी लॉन्ग फॉर्मेट लिख लेना चाहिए, कभी कोई निबंध लिख देना चाहिए, अच्छा, कभी और कोई अगर आर्टिकल लिख देना चाहिए। मतलब आप लिरिक्स लिखते हैं तो बाकी आप ये ट्राई करते रहो। ट्राई करते रहो, क्योंकि कलम चलती रहनी चाहिए सर। बिल्कुल सही। सर इसके बाद आता है कि अगर आपके अंदर कॉल भी आ गई, लिख भी ठीक ठाक रहे हैं, जब तक कि आपको बाजार ने प्रूफ नहीं किया तब तक अच्छा लिख रहे हैं, वो बच्चा आए कैसे और यहाँ पे क्या प्रोसेस करे, किससे मिलेगा? सर वही मैंने बोला ना सर, इसका कोई डिफाइंड प्रोसेस ही नहीं प्रोसेस है। नहीं है। जब है ही नहीं तो इस सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ सर। तो लोग यहाँ के संघर्षों से डर जाते हैं कि लोग उनको डराते भी हैं कि बॉलीवुड जाओगे और यहाँ पे काफ़ी कुछ होने वाला नहीं है। वो मैं नहीं बदल सकता। हुँ, आप वो सर, संघर्ष है। सर ये तो वो बाजार है जहाँ पे आप बिना जीपीएस के, जी, यहाँ पे कोई भी गूगल मैप ये आपको अच्छा कहीं भी रहेगा नहीं ना, पहचान ऐसा सकता बाज़ार है सर। जहाँ जीपीएस नहीं है यहाँ जहाँ और यहाँ आप खोए हुए हो, यहाँ जीपीएस नहीं, यही खो भटको लटको फोड़ो और घूमते लोग। रहो अंधेरी लोखंडवाला। हाँ, नहीं वैसा भी मैं इतना भी डिमीन नहीं करूंगा इसको। जी, मैं बोलूंगा ढूंढते रहो अपने आप को, हाँ, ढूंढते रहो अपने आप को। जब यहाँ चीजें सिस्टमैटिक है ही नहीं, तो मैं किसी को कैसे एडवाइस दे सकता हूँ कि बेटा ये प्रोसेस, ये सिस्टम तुम फॉलो करो। और 99.99 पीपल आस्क कि सर क्या करना होगा। अरे जब मेरे को ही नहीं पता था कि मैं आऊंगा, मैं क्या करूंगा, क्या होगा। भाग्य भी होता है, बड़ा दुख होता है कि कोई बहुत अच्छा लड़का है, नॉट नॉट जस्ट राइटिंग, आई एम सेइंग सिंगर्स। सिंगर्स के लिए चलिए फिर भी बहुत कुछ है, ठीक है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप कर कहीं न कहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ कर एक्सपोज़र मिल सकते जाता हैं, है। एक्सपोजर मिल जाता है आपको। सर राइटर्स के लिए क्या है, एक्टर्स के लिए क्या है। चलो फिर भी मान लिया एक्टर्स के लिए थिएटर है, एक्टर्स के लिए शॉर्ट फिल्म है, एक्टर्स के लिए टेलीविजन है। सर राइटर प्रताड़ित है बेचारा,
एक वेब सीरीज का किसी व्यक्ति विशेष ने मुझको ऑफर दिया लिखने का, तो वो वेब सीरीज मैंने सोची, क्रिएट मैंने करी, लिखी मैंने, सब मैं कर रहा हूँ, और अल्टीमेटली व्हाट द काइंड ऑफ प्रपोजल वाज कि तो राइटर को तो 1% मिलता है। मैंने बोला यार, इससे बहुत बढ़िया हमारी लिरिक राइटिंग की इंडस्ट्री है, थैंक्स टू पीपल लाइक मनोज मुंतशिर। उन्होंने राइटर को सिंगल हैंडेडली इज्जत दिलवाई है, लिरिक्स राइटर को। हाँ, पैसा दिलवाया है, थैंक्स टू जावेद साहब। जावेद साहब ने तो काफी अच्छा काम किया। देखें ना, थैंक्स टू ऑल दोस थिंग्स, हमारी 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 इंडस्ट्री में लोगों ने मेहनत करी है, ऐसा ऐसा करा है। लेकिन बाकी आप देखो सर, बहुत ही ज़्यादा सर, यू थिंक राइटिंग अ फीचर फिल्म इज एन ईजी टास्क? राइटिंग अ गुड फीचर फिल्म इज एन ईजी टास्क? रनिंग अ राइटर्स रूम इज एन ईजी टास्क? नो सर, जो लिख दिया वही दिखाई देता है सर। ऐसे करके ये लिखा वही दिखाई देगा, वही पैसा कमाएगा। एक गाना लिखा सर, करोड़ों कमाता है एक गाना सर, कभी कभी 100 करोड़ भी कमा लेता है सर। तो ये छोटा मोटा काम नहीं है सर, ये बहुत बड़ा काम है। मैं आपका वो गाना सुन रहा था धड़क 2 वाला, तो क्या लिखावट है। मतलब आपने बोली ना, जो लिखा और वो दिखा, मतलब कुछ भी एक वर्ड का भी डिफरेंस नहीं आया। इतनी बढ़िया बात बोली सर, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ सर। जावेद मोहसिन कमाल की मेलोडी, कमाल के इमोशंस पकड़े हैं, और वो गाना इतना अच्छा, अजीम दयानी है वहाँ काम करता है धर्मा में, म्यूजिक सुपरवाइजर है। उसके सानिध्य में ये बना है। वो गाना उतना नहीं चला जितना उसको चलना वो चाहिए काल था। जाइए सर, वो चलेगा 2-3 साल बाद फिर से। सर ये इतनी अच्छी बात है आपने बोली कि वो कालजयी गाना है सर। वो जो उसकी लिखावट है, मतलब शुरुआत है, अभी जमीन से फलक चाहिए। वही, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला, पहले जिस्म गलाओ, फिर रूह गलाओ, फिर उसको वहां पे मिट्टी बना के रख दो, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करो। आसान थोड़ी नहीं होता है सर, मर जाता हूँ मैं आपको, आप यकीन मानिए, मैं जब गाने लिखता हूँ ना, तो मैं रोता हूँ, मैं तड़पता हूँ, मैं अजीब सा रहता हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा, आप 20 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ मैं कहीं बैठ के लिख रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन इनसाइड मी देयर इज अनदर कॉस्मोस ऑल टुगेदर सर। There are volcanic eruptions that are happening, there's seismic shifts that are अंदर एक happening, ब्लैक होल जो सबको खींच रहा है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है सर, पता नहीं चलता है, लेकिन वो क्रिएट हो रहा है ना, प्रोसेस क्रिएट हो रहा है। माँ जब बच्चे को जन्म देती है, वो पीड़ा का एहसास होता है, वो पीड़ा सहता हूँ तब जाके सामने मेरा बालक आता है, उसको देख के मुझे खुशी होती है। तो वो जब बालक आ जाता है, वो सारी पीड़ा मैं भूल जाता हूँ कि ये हो गया। वही गाना है धड़क 2 सर। कोई सोचता नहीं है सर, आज की तारीख में राइटर का पहला सवाल ये होता है कि पैसे कितने हैं इसमें। मूर्ख व्यक्ति, पहले तो ये पूछ कि इसमें काम करने में कितना मजा है। पैसा तो वो तुमको प्रोड्यूसर थोड़ी नहीं देगा, पैसा तो वो देता है। तो पागल हुए हैं, बदहवास हो गए, होश खो दिए हैं सब अपना। अजीब सी, मतलब if the business is leading a field where creativity is supposed to be at its in the leadership role, there's a problem, but some people maintain it sir. आप जाके किसी हमारे सीनियर को, जिसने बहुत नाम नहीं लूंगा, आप जाके उसको डिक्टेट नहीं कर सकते। Why? Because he's protected himself very nicely. He knows that the song is going to work on his name. उसके ऊपर हीरो हटाओ, तुम घोड़ा गधा रख दो, फिर भी वो गाना चलेगा। Have this much amount of respect for your art form. अभी जब आर्टिस्ट अपनी आर्ट फॉर्म खुद ही नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसका क्या होगा सर, कुछ भी कर दे रहा है। सर एक आम बच्चे को समझने के लिए अगर आप समझा पाएँ, आप कंफर्टेबल हो कि क्रिएटिव प्रोसेस, गाना एग्जांपल लेता हूँ धड़क 2 का, जैसे एक फ़िल्म का आपको ब्रीफ मिलता है कि एक फ़िल्म आ रही है धड़क 2, जिसमें कैरेक्टर ये है, जिसको आप स्क्रीन राइटिंग भी बोल रहे हैं। उसका अगर प्रोसेस समझा पाएँ कि शुरुआत कहाँ से ख़्याल आना शुरू होता है, ब्रीफ कैसे मिलता है आपको और फिर आप उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? आई एम सॉरी, आप बुरा बिल्कुल भी मत मानना सर मेरी बात का, क्योंकि ये आपका पॉडकास्ट जाता है हर जगह। तो हो सकता है कोई छोटे शहर का बच्चा देख रहा हो, तो उसको मैं गलत ज्ञान बिल्कुल भी नहीं देना चाहता हूँ। अभी इस प्रश्न में यह है कि आप उस भावी क्रिकेटर को ये बताना चाह रहे हो कि तुम 2 दिन में सचिन तेंदुलकर कैसे बन सकते हो? या धड़क 2 का गाना कैसे लिख सकते हो? सर वो कर ही नहीं सकता। मैं और बेसिक पे लेके जाता हूँ सर। एकदम एकदम मैं और बेसिक पे लेके जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि
बेटा तुम कुछ मत करो, तुम आनंद बख्शी साहब के लिखे हुए सारे गाने सुनो। सुन लो, हाँ, सुनो, आत्मसात कर लो अंदर। अपने साथ कर लो, हम्म, उनकी पिक्चरें देखो हम्म, कि वो गाना कैसे आया। जैसे एक धर्मवीर पिक्चर में उन्होंने गाना लिखा था, 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी, हम्म, थोड़े से भी ना टूटे इस धर्मवीर की जोड़ी। तो 2 लोगों की दोस्ती को डिस्क्राइब कर रहे थे। right, तो उसमें अड़ा शब्द का चयन है, हम्म, लेकिन कहीं आपको अड़ा शब्द खटक नहीं रहा है, ठीक है ना? तो गुरु तुम्हें रखना पड़ेगा, ठीक है? जस्ट टू लर्न द स्किल्स। बख्शी साहब के सारे गाने सुनो, धीरे-धीरे उनके ऊपर रिसर्च करो कि ये क्या सिचुएशन थी, कैसे लिखा गया था। फिर क्या काम करो कि फिर जो तुम्हारे फेवरेट गाने हैं ना, उनके ऊपर अपनी खुद की लिरिक्स लिखना शुरू करो। ये तरीका सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहता है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। लाइक यू फॉर एग्ज़ाम्पल यू चूज़ अ सॉन्ग से अ, ज़िंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हँसाए, कभी ये रुलाए। इसकी योगेश जी का है, ठीक है ना? इसकी मेलोडी है ला 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 ला। इसके ऊपर सेम सिचुएशन पे तुम अपने लिरिक्स लिखो। तो ये प्रैक्टिस प्रकाश जी ज्यादा ज्यादा आसान है और तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर है। तुम ये मान के मत चलो कि अरे मैं तो इससे अच्छा लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत देखे हैं इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते रहते हैं, सर मैं बहुत अच्छा लिरिक राइटर हूँ। अरे सर मेरे पास 50 गाने हैं। वेरी गुड यार, 50 लिख दिए। 50 आपने लिख दिए। ठीक है, बच्चे हैं, उनके संघर्ष। उनके अपने संघर्ष हैं, हम्म, लेकिन अपने दर्पण में अपने आप से झूठ मत बोलो, ठीक है? जस्ट जो मैंने बोला वो करके देखो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। जिस दिन तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा परिवार ये बोल देगा हाँ तुमने तो योगेश जी से बढ़िया लिख दिया, या जिस दिन तुमको लग जाएगा कि हाँ तुमने जिंदगी कैसी है पहली हाय का बेटर वर्जन तुमने लिख दिया, उस दिन तुम तैयार हो। राइट। अन्यथा संघर्ष बेकार है। मैंने स्वयं ने ऐसा करके सीखा है। मैं ट्यून लेता था और उनके ऊपर नए लिखता रहता था। अब ये किस्मत ही बोले या गुड लक बोले कि एक दौर हमारी इंडस्ट्री में रिक्रिएशन का आया। मैं पहले से ही उस आर्ट में एक्सपर्ट था। मैं खूब सारे रिक्रिएशन लिखे। किए। हाँ, बहुत सारे रिक्रिएशंस किए मैंने, लेकिन रिक्रिएशन ये सोच के कि आप मेरा कोई भी रिक्रिएशन देख लो कि जिस राइटर ने ओरिजिनल लाइन लिखी थी ना, उसको दुख ना हो कि आगे निभा नहीं पाया। मैंने अपने आप को उस राइटर के शूज में डाल के लिखा कि अगर वो राइटर होते कैसा लिखते, उस तरह से मैंने लिखा। So again to answer your question, कि the end user who wants to pursue a lyric writing career, A should be very sure of what he's doing. B मेरे ख्याल से जीवन में थोड़े से देखो, लिरिक राइटिंग की कोई एज नहीं होती है, सबसे बड़ा फायदा है। किसी भी एज में शुरू कर सकते हो, ठीक है? तो खूब सारे पैसे कमा के रख लो, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी ओवर हियर, काम मिले ना मिले, ये हो ना हो। आप पैसे वैसे कमा लो, नौकरी वोकरी कर लो, अच्छे से दुनिया वनिया देख लो, बिकॉज देखो नौकरी करने में कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? बिकॉज लिरिक राइटिंग इज अ फॉर्म वे यू हैव टू रिफ्लेक्ट अदर पीपल, ठीक है? लोगों को समझना, तो तुम्हारा दायरा बड़ा हो जाएगा कि तुम्हें तजुर्बा रहेगा एक साथ। तजुर्बा रहेगा, ज्यादा दुनिया देखी रहेगी। समझ। इट वर्क्स इन दैट वे, बट हैव सम बैकअप अमाउंट ऑफ मनी। मतलब दिल टूट के अगर गिरे तो नोट पे गिरे, ठीक है ना? हाँ, जमीन पे ना गिरे, इस तरह का तुम बना के रखना, ठीक है? जब नोट पे गिरता है तो तुम्हें दुख कम होता है। नोट में एक ऐसा मेडिसिन होती है जो कि दिल जोड़ देता है तुम्हारा। काफी प्रैक्टिकल बात ये है। जरूरी है सर। तो आपके अभी तक जितनी बातें हुई उसमें 2 चीजें समझ में आई कि जी आपके अंदर एक चिंतक है और एक बागी भी है। हाँ जी जी दोनों साथ चल रहा है। जी जो समाज के प्रति चिंतित भी है और उसका एक तेवर बागी वाला भी है कि अगर मौका मिला तो बदलूंगा। लेकिन वो चिंतक विचारक ज़्यादा है। उस फॉर्म में भी आप काफ़ी कुछ कर रहे हैं। जैसे कि आपने पॉडकास्ट के पहले बताया था कि मैं खाली टाइम पे क्या करता हूँ, तो मुझे समझ में आया कि ये आदमी ऐसा नहीं है कि
लेखनी में जो हिट हो गया उसको सर्वोपरि मान के चल रहा है कि बस मैं हो गया ये, अब रश्मि विराग एक नाम हो गया बाज़ार में। आप अपने को एक न्यूट्रल ज़ोन में भी रखते हैं जहाँ पे आप पढ़ा भी रहे हैं लोगों को, जहाँ पे आप समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, सोसाइटी को एक देने वाली बात जो बात आती है ना। तो इस दोनों और मैंने कुछ आपके इंस्टाग्राम पोस्ट भी देखे जहाँ पे आपका एक बागी नेचर भी आ रहा है, जो पिछले मुझे लगता है कुछ सालों में जागा है या शायद पहले होगा तो दबा भी होगा। तो इसको लगता है कि बाज़ार में बैलेंस करके रखने की ज़रूरत है। सर जहाँ पे मुझे आपने एक एक पोस्ट काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें आपने वो लिखा था व्हाट्सएप चैट वाला ज़िक्र किया था कि मैंने वो भेजा तो उसने बोला कि हमारे पैसे माँग लिए तो आपने उनको पसंद नहीं आया गाना, उनके किसी एक आदमी को। ऐसा कुछ आपने कुछ ज़िक्र किया हाँ, था? हाँ। जिस दिन मैं बाज़ार को सोच के करने लगा, मेरे गुरु हैं महेश भट्ट, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं मेरी ग्रूमिंग कैसी हुई है सर। मैं बाज़ार को नहीं मानता सर। मैं जीवन जो होता है सर, बड़े भाग मानुस तन पायो। मनुष्य योनि में जन्म जो होता है सर, बहुत मेहनत से मिलता है सर। तो आपको एक जीवन काल में जो कि बहुत अल्प होता है, जीवन जो मनुष्य का होता है वो ऐसे समाप्त होता है। पल इस में। इस साउंड के अंदर सर इन्फिनिटी है सर। बिल्कुल सही। तो इस छोटी सी साउंड के अंदर आपको अपनी लाइफ की इन्फिनिटी कैसे करनी है आप देखिए सर। इतनी सारी पृथ्वी है, इतनी बड़ी, कहीं ऐसा ना हो कि आप गए ऊपर और ऊपर वाले ने आपसे प्रश्न कर लिया कि मैंने तुमको मनुष्य योनि में जन्म दिया और तुमने वो नहीं देखा, तुमने बीज डाल के पौधा नहीं उगाया, तुमने मेरे बनाए हुए इतने प्यारे प्यारे जानवर नहीं देखे। अरे वहां पे इतनी ठंडी हवा बहती थी, तुमने वहां जाके उस ठंडी हवा का अनुभव नहीं करा। तुमने क्या किया? जी मैं तो सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा था, एसआईपी के साथ एसआईपी कर रहा था जी, मैं तो फ्यूचर सिक्योर करता जो है फ्यूचर नहीं। सिक्योर कर रहा था। तो प्रभु बोलेंगे तुम्हारा फ्यूचर तो मित्र मैं हूं, तुम्हारा फ्यूचर तो ये था कि तुम जीवन में मेरा नाम जपो और मुझको पाओ, तो तुमने तो फ्यूचर बनाया नहीं। अरे नहीं सर, मैंने 2.7 सीआर का पोर्टफोलियो खड़ा कर दिया। तो प्रभु बोलेंगे आओ देखो, हु मार्केट क्रैश गया तुम्हारा सब। खत्म। ठीक है, तो जीवन देखने का नजरिया सर थोड़ा अलग होना चाहिए। ठीक है, जीवन देखने का मेरा नजरिया अलग है सर। मेरा यह है कि मुझे एक मनुष्य तन मिला है, एक मनुष्य जीवन मिला है, इसमें मैं जितना प्रेम, जितनी सृजनात्मकता, जितना ज्ञान फैला सकूं, लोगों से मिल सकूं, बता सकूं, चीजें कर सकूं, सुन सकूं, सर ज्ञान इतना है सर। आप हमारे वेद देखिए सर, ऐसा कहा जाता है कि एक जीवन आयु में आप सारे वेद पुराण नहीं कंठस्थ कर सकते हैं सर, आधा रस भी नहीं ले पाएंगे आप। उसी तरीके से दुनिया में जितना रस है, एक जीवन में आप उतना नहीं ले सकते। पहले जमाने में सूफी, चिंतक क्या होते थे? आपने कभी देखा था कोई भी व्यक्ति एक जगह बैठ के चिंतन करा हो? घूमता था। बुद्ध, शंकराचार्य महावीर। घूमे, टहले, दुनिया देखी। अभी आप कह सकते हैं द वर्ल्ड इज इन माई मोबाइल, देन व्हाई यू माइट एज वेल स्टार्ट प्रेइंग टू योर मोबाइल। You might as well put your hand and take out the reels that you see of all the kadai paneers and you start eating from over there. No, sir. This format, come out of it. I'm not inside it. I'm not trapped inside it. मैं अलग हूँ। ठीक है, मेरा दायरा बहुत बड़ा है। मैं अनंत हूँ सर। मेरा विस्तार है सर। जब सुख और दुख के जंगल में आग लगेगी, जब सुख और दुख के जंगल में आग लगेगी, मैं अनगिनत रंगों का धुआं बनकर जग महकाऊंगा। सर ये मैं हूं सर, और मुझे अच्छा लगता है सर। आप मुझे कभी ज्यादा पार्टी वार्टी में नहीं देखोगे, आप मुझे ज्यादा लॉन्च में नहीं देखोगे। जितने भी आप मेरे लॉन्च वीडियोस देखो, एब्सेंट हो। किससे भाग रहे हैं मतलब? भाग नहीं रहा हूँ प्रभु, बचा रहा हूँ खुद को। खुद को बचा रहे हैं। खुद को बचा रहा हूँ सर प्रभु, किसी से नहीं भाग रहा हूँ सर।
किसी से भागने की आवश्यकता नहीं है उसको, मैं क्यों भागूँ सर? बट लगता है कि लॉन्च पे नहीं जाना क्योंकि आप उस सिनेमा के हिस्से हैं, उस सृजन के हिस्से हैं, तो नहीं जाना सही है? जी। सर एक उसके या 2 आपके लिए सही है, आप नहीं, उसके कम्फर्ट फ़ील 2-3 करते हैं? कारण सर, बहुत ही प्रैक्टिकल कारण हुँ, बताता हूँ कि सर वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त नहीं मिलती राइटरों को। हुँ। मैं इस पे आने वाला था इस हाँ, सवाल पे। बहुत ज़्यादा इज़्ज़त नहीं जी। मिलती राइटर को, बाय द वे हैं, वो उधर खड़ा रहेगा, अच्छा तुम पीछे बैठ जाओ, अच्छा तुम ये हो जाओ। जैसे लिरिक्स राइटर को स्टेज पे भी नहीं बुलाया जाता, बहुत सारी फ़िल्मों में नहीं, देखता हूँ। नहीं, वो वैसा पहले एक ज़माने में होता था, अब उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन लिरिक राइटर को उतनी इज़्ज़त मिलनी शुरू हो जाएगी, उतना अच्छा, उतना बेटर होगा। मैं अपने पहले तो मिलता था शुरुआती दौर में, अगर शुरुआत दौर में मिलता था, सब साहिर की होता बात था। करें, शैलेंद्र जी की बात करें, उनके सब दौर में तो गॉड लेजेंड्स, हाँ। एक तो हम उनके जितने भी नहीं है ना, प्रॉब्लम है, इसीलिए शायद दुनिया कम इज़्ज़त देती है। नहीं, ये वाले भी तो राज कपूर नहीं है, फ़िल्म वाले भी, ये भी तो है। नहीं, वो रीज़न भी उतना नहीं, मुझे थोड़ा सर भीड़ अच्छी नहीं लगती है, मुझे ज़्यादा जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ मुझे थोड़ा-सा क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस होता है। मुझे मुझे इंसान ही नहीं अच्छे लगते हैं उतने। ईश्वर के बनाए हुए बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। इंसान बड़ा डेंजरस है ब्रो। जैसे वो अग्निपथ में डायलॉग था ना, वो टेलीफ़ोन भी अजीब चीज़ है। वहाँ से आदमी बोलता कुछ है, इधर से मैं सुनता कुछ हूँ, बुद्धि मेरी समझती कुछ और है। तो इंसान नहीं समझ में आता सर, जानवर समझ में आता है सर। आप मेरे को कुत्ता घोड़ा दे दो सर, मैं ज़िंदगी बिता दूँ उनके साथ सर, क्योंकि वो स्ट्रेट थिंकर्स हैं सर। इंसान हर डायमेंशन में सोच लेता है। आपने कभी सुना है सर कि कुत्ते ने किसी को धोखा दे दिया हो? आज तक नहीं सुना होगा ना। स्ट्रेट थिंकर है। इंसान घुमा फिरा के सोचता है, और क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, देख के आपको मुस्कुरा रहा है, दिमाग में कुछ और सोच रहा है। तो सबकॉन्शियस में कुछ और चल रहा है उसके हाँ, बीच। और मेरे को एक ईश्वर ने एक एबिलिटी दी है कि आई कैन सी थ्रू यू। आई कैन सी थ्रू यू, एंड इफ आई विल सी समथिंग ब्लैक और डार्क, आई विल गेट अफेक्टेड। फिर मैं बीमार पड़ जाऊंगा। हाँ, तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं भीड़ में रहता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। काम किया सीधे घर। वाह! ये बड़ी अलग बात बताई कि आप अफ़ेक्टेड हो जाते हैं अगर ऐसी चीज़ें नज़र बहुत आती बुरी हैं। तरीके से अफेक्टेड हो जाता है सर, बहुत बुरी तरीके से। जा रहा हूँ कहीं, देखता हूँ 2 लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक-दूसरे को गाली बक रहे हैं, मेरे को इतना बुरा लगता है सर, क्यों कर रहे हो? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? तुमको भी तो भगवान एक गोल्डन चिप डाल के भेजा है, तुम उसको डिस्कवर करने के बजाय तुम मोमेंटरी प्लेजर्स ना, वेदर इट बी अ फाइट, वेदर इट बी समथिंग एल्स, मोमेंटरी प्लेजर। इंसान इंसान सही है, वो कलयुग की तरफ धीरे 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 करके अग्रसर हो रहा है। आपकी पॉडकास्ट में वो सर इसलिए आया बिकॉज मैंने आपका पूरा रिसर्च करा। यू मेक सेंस। ठीक है, यू डोंट आस्क पीपल कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस फॉर व्यूज एंड रेटिंग्स। यू ट्राई टू मेक सेंस एंड यू ट्राई टू मेक अ डिफरेंस। ये आप आए सर, वो हमारा लक है, थैंक्स है। क्योंकि मैंने लिरिक्स राइटर में मतलब सिर्फ़ आपको मैसेज किया और आपने रिप्लाई किया, मैंने कहा कि तुरंत रिप्लाई कर दिया सर ने। मैंने बोला मैं आदमी के थ्रू देख सकता हूँ सर। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि और आपने बोला बस कल करते हैं परसों। तो थैंक यू सो मच, आपने मतलब इमीडिएट उसका कॉल लिया और बड़ा अच्छा लग रहा है और बातें इतनी सहज होगी, मुझे लगता है कि मेरी पूरी टीम भी देख रही है कि पहली बार बिना कट के चल रहा है, नहीं तो अभी तक 6-7 कट तो कर देता है। मतलब बात में फ्लो में होता नहीं कुछ टेक्निकल रीज़न हो, नहीं तो ये लोग खुद कट कर देते हैं कि बहुत लंबा हो रहा नहीं है। सर, ये आपकी आपकी पर्सनैलिटी है सर, आपका आपका व्यक्तित्व है, आपका व्यक्तित्व बहुत विशाल है, बहुत अच्छा है, आप सुनते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि सुनने वाले की क्षमता बोलने वाले की क्षमता से ज़्यादा होती है। तो आप सुन के समझ रहे हैं मेरी बातों को, वो मुझे अच्छा लग रहा है सर। अगर आप रिसीव ही नहीं करोगे तो मैं कब तक क्या आपको बॉल बात है! मारता रहूँगा सर। नहीं, ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी हमारे पॉडकास्ट पे आते हैं आपके जैसे गुणी लोग, उनको सुन के और मेरा ये सौभाग्य है कि वो समझने आपको नहीं तो सुनना कहाँ होता। हुँ, आपकी लेखनी सुन सकता हूँ, आपके गाने सुन सकता हूँ, आपको कहाँ सुन सकता हूँ। जी, और आपको अगर सुन पा रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए जी। और कभी क्या पता कब मौका मिले जीवन में ना मिले लेकिन आपको सुन लिया और आपके इन विचारों से मतलब पूरा पूरा भारत देखेगा कि भाई रश्मि विराग एक्चुअल में क्या है, अंदर से कौन-सा एक वैराग। आपको नहीं लगता कि कुछ गलत फील्ड में आ गए?
आप आपकी विचारधारा एक मतलब एक सहजता, एक सरलता लिए, एक स्पिरिचुअलिज़्म लिए अंदर में और जिस नज़र की आपने बात की यहाँ पे तो काफ़ी ब्लैक होल दिख रहे हैं सबके अंदर में। तो आप बहुत मुश्किल है आपको बचाना और बॉलीवुड में आना आपके लिए एक च मुझे तो लगता है कि आपके जैसे व्यक्तित्व का एक चमत्कार है, इधर आना। सर आप पता नहीं बड़ी बातें कर रहे हो सर, बड़ी बातें कर रहे हो सर, लेकिन मेरी एक बहुत ही ज़्यादा मनोकामना है, मतलब जैसे हर व्यक्ति के अंदर एक बच्चा, एक छोटा-सा बालक रहता है, there's a child inside you. So I have a very childlike enthusiasm. हमेशा मेरे अंदर रहता है। मैं दुनिया को एक बच्चे की नज़र से देखता हूँ। बच्चे को क्या चाहिए? माँ चाहिए, खिलौना चाहिए, थोड़ा-सा खाना चाहिए, थोड़ा-सा खेलने को चाहिए, थोड़ा-सा कूदने को चाहिए। बच्चे को डर नहीं लगता किसी चीज़ से। क्योंकि उसको मालूम है पीछे पिता का हाथ है या माँ का हाथ है। तो उसी तरीके से सर मैं भी हूँ सर। मेरी माँ गौरा, मेरे पिता महाकाल। ठीक है? चाइल्ड लाइक वो एंथुसियाज़्म मैंने बचा के रखा हो। अभी दुनिया को हमेशा ऐसे देखता हूँ, वॉव! दिस, दैट। अच्छी चीज़ है। जहाँ जहाँ भेड़-चाल में फँस गया, जहाँ जहाँ वही चीज़ करने लगा जो सारी दुनिया कर रही है, जहाँ डरने लगा। देखो डर एक ऐसी दीवार होती है जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और डर की दीवार को तोड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम उस तरफ जाके तुम लास्ट एक्शन में हीरो बन जाओ। नो, इट इज़ नॉट लाइक दिस। डर तो तुम्हारे अंदर रहता है ना। जैसे कि आज की तारीख में अगर मैं डर जाऊँ कि नहीं मैं तो सिर्फ लिरिक राइटर हूँ, मैं कुछ और नहीं कर सकता, देन यू आर फिनिश्ड। देन यू बाँधना नहीं कांट। है बंधन में अपने को। बांधो मत सर, उड़ो सर, जितना उड़ सकते हो सर। पर सर बस लास्ट 2-3 सवाल हैं। 15 पूछो सर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। एक थोड़ा-सा मैं कंट्रोवर्शियल नहीं पूछना चाहता हूँ बट एक जानना चाहता हूँ कि जो राइटरों की इक्वालिटी की बात होती है बॉलीवुड में खासकर अ, क्या आपको लगता है वो कहीं न कहीं मिसिंग है, वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान मिस है? आज के करंट में बॉलीवुड में? सर हु डायरेक्टेड एनिमल? हाँ, हु रोट एनिमल? नो, नो। मैं सीरीज़ में बोल रहा हूँ, नेटफ्लिक्स की बड़ी-बड़ी सीरीज़ है, राइटर का नाम नहीं जानते हम लोग। हु रोट पंचायत? नो वन। You know why? Because no one cares. हुँ, But before putting the blame on anybody else, the one who's written it also doesn't care. वो ये मान के बैठ गया है कि ऐसा ही है। वो ये मान के बैठ गया है ऐसा ही है। बाजार होते हैं छोटे छोटे शहरों से, मैंने सर बड़ा सीखा है। बाजार होते हैं ना। इलाहाबाद में एक गली है, लोकनाथ की गली। बहुत समोसे बिकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति हैं जिनका समोसा सबसे ज्यादा फेमस है। उनको अपने समोसे के ऊपर बड़ा गर्व है। वो 1 रुपया महंगा ही शायद बेचते हो, लेकिन लोग आते हैं वहां पे। तो जब आपको अपने ऊपर ही यकीन नहीं है, इस पे आप किसी और को कुछ ब्लेम मत दीजिए। ठीक है ना? आपने अपने ऊपर ही काम नहीं करा। अगर मार्केट की ज़रूरत है कि आपको ये करना है और आपको इंटरेस्ट है उन चीज़ों में, आप मेरे जैसे नहीं हैं, तो आप करिए, आप क्यों नहीं करते हैं? आपको किसने रोका है सर? किसने रोका है आपको 4 लेट फेस्ट में जाने से, अपने थोड़ा 15 पीआर करने से? क्यों रोका है? ठीक है? वो सेल्फ पिटी इज़ अ वेरी बैड थिंग। ठीक है? यू शुड नॉट टॉक अबाउट इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। व्हाई शुड आई ब्लेम समबडी एल्स फॉर एनीथिंग व्हेन द पर्सन हू हिमसेल्फ इज़ नॉट इंटरेस्टेड? राइट और आज की डेट में तो सारा ओपन ही है, मतलब अगर आप चाहते हैं तो शेयर सब कर ओपन सकते हैं है आप सर। अपने। ये ब्लेमिंग समबडी इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। मेरा मेरा सवाल अगेन दूसरा है कि जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ कि जब दौर था राज कपूर का और वहाँ पे शैलेंद्र जब लिखते थे या शैलेंद्र के लिए जो रिस्पेक्ट था कि कहाँ है हमारे कविवर, कहाँ है हमारे कवि सम्राट और उनके लिए उनके पास जाते थे, उनको एक खुश करने की प्रक्रिया होती थी कि भाई एक आर्टिस्ट से कुछ सृजन करवाना है। तो प्रोसेस बहुत प्यारा था जिसमें कि आप एक रिस्पेक्ट भी दे रहे हो, एक एक होता है ना कि भाई भगवान के रूप में आप एक लिरिक राइटर को मान लो क्योंकि वो कुछ निर्माण करने वाला है। तो सम्मान वो रिस्पेक्ट देते थे, फिर उनको सेट पे लेके वही रिस्पेक्ट देना। आज के डेट में क्या वो संबंध है लिरिक राइटर और डायरेक्टर का? है। डायरेक्टर का नहीं, म्यूज़िक डायरेक्टर का। म्यूजिक डायरेक्टर का। कुछ डायरेक्टर्स के साथ है और बहुत है सर। अच्छा,
इस चीज़ को मैं कुछ गलत नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, या फिर मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि यूज़लेस है। इसमें बहुत है सर। तो मैं चाहता हूँ जावेद मोहसिन के साथ लिखने के लिए तो पूरा दस्तरखान सजा रहता है, ठीक है ना? 2-3 घंटे तक तो सिर्फ़ बातें होती हैं, खाना-पीना होता है, फिर गाड़ी में बैठाता है अपनी। सर आपको टाउन बड़ा पसंद है ना, आपको टाउन घुमा के लाता हूँ। घुमाता है, बैठाता है, करता है, पूरी तरीके से सेटअप होता है, तब जाके काम होता है और अच्छे कोई से। डायरेक्टर ऐसे जो बता पाएँ? डायरेक्टर में हंसल, हंसल साथ में बैठ जाता है, हाँ, ठीक है ना? खूब खाना-पीना होता है, संजय गुप्ता साथ बैठते हैं। नहीं सर है, बिल्कुल है। इट डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो, ठीक है ना? आपका व्यक्तित्व क्या है? आपका व्यक्तित्व कैसा है? मैं agree। अगर आप प्रेम करने योग्य हैं, तो व्यक्ति आपसे क्यों नहीं प्रेम करेगा सर? ज़रूर करेगा। है सर, भूषण जी के पास जाइए मिलने के लिए कभी, भूषण जी इतने प्यार से बैठाते हैं, इतने प्यार से काम कराते हैं, मतलब घर का माहौल रहता है वहाँ पे। और ये भी ऐसा नहीं सिर्फ़ आप तक सीमित नहीं है, आपके पूरे परिवार तक सीमित है सर। अच्छा, आपको टचवुड ही इज़ सच अ ग्रेट मैन, भूषण कुमार। ही विल टेक केयर ऑफ यू, ही विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली, ही विल टेक केयर ऑफ योर ट्रबल्स एंड एवरीथिंग। आपको 2 बार बोलना नहीं पड़ेगा। तो है सर, उतना उतना नहीं बुरा है, जितना लोग समझते हैं बहुत अच्छा है। बुरा क्या है? बुरा ये है कि लिरिक राइटर्स चलो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं। हुँ, स्क्रीन राइटर्स की बड़ी प्रॉब्लम है सर। उनकी आइडेंटिटी। उनकी आइडेंटिटी की, उनके पैसे की, उनके रेम्युनरेशन की। मैं देख रहा था एक किसी प्रोड्यूसर साहिबा का इंटरव्यू था कि उनसे बोला गया कि नहीं हम राइटर्स के लिए बहुत कुछ अब करना शुरू करेंगे, हम अपने राइटर्स को मोटिवेट कर रहे हैं। हुँ, आप कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? हमने जी उनके लिए एक लाइब्रेरी खोल दी है जहाँ पे वो जो किताब चाहें पढ़ सकते हैं। हुँ, तो मेरे ज़हन में आया कि मैं उनसे सवाल करूँ कि अगर आपको अपने एक्टर को मोटिवेट करना हो, खुश करना हो जीवन में, तो आप क्या करोगे? आप उसको लंदन भेजोगे, हुँ, आप उसको प्राइवेट जेट बिठाओगे। आपको किसने बोल दिया कि राइटर लंदन नहीं जा सकता? और वो लाइब्रेरी में खुश है। और लाइब्रेरी में कुछ है। तो ऐसी तो सोच है, ये सोच के वो हैं ब्रेड पकौड़े। इनका आप क्या कर सकते हो सर? अब राज कपूर साहब थे, उनकी सोच ऐसी नहीं थी। उनकी सोच ऐसी थी कि भैया जो लिख रहा है वो भगवान है। लता दीदी जो गा रही हैं वो माँ सरस्वती हैं। वो ऐसे रहते थे हमेशा कलाकार के सामने। ठीक है ना? तो ये तो सर हर हर टाइम पीरियड में अच्छे भी रहे हैं, बुरे भी रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से मनाते हो। मैं तो बड़ा खुश हूँ सर, मैं जब भी गाना लिखने जाता हूँ, मुझे लगता है कि देयर इज़ अ फेस्टिवल दैट इज़ हैपनिंग बिटवीन मी एंड माय म्यूजिक डायरेक्टर, द डायरेक्टर एंड एवरीबॉडी एल्स। वी सिट, वी टॉक, वी चैट। अमाल मलिक के साथ जब भी बैठ के गाना शुरू करता हूँ, 2 दिन बाद घर लौटता हूँ। हाँ, वहीं रह जाता हूँ। 2 दिन तक सो के उठते हैं, अरे यार वो अब ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अमाल मेरे घर आ जाता है, मेरे घर में सो जाता है कि सर आज नहीं, ठीक है सो। तो मैं इस तरह से सर है मेरा मेरा जीवन सर सुखी है, तू तेरा देख। और ये जो इंस्टाग्राम पे आप लिखते रहते हैं आज हाँ, के डेट में कुछ, उसका क्या रीज़न है? आप किस तरीके मैं जो बहुत आप कुछ थोड़ा-सा सटायर व्यंग्यात्मक चीज़ें जो आती हैं आपकी। हाँ सर, व्यंग होना चाहिए जीवन में। हम तो इलाहाबाद के हैं सर, हाँ, है ना? तो थोड़ा-सा व्यंग, थोड़ा-सा तंज़, थोड़ा-सा हू होना चाहिए सर। कि देखो दुनिया को लगना चाहिए ज़िंदा है। ज़िंदा हैं, ठीक है ना? जिस दिन आपने वो आपको ये लगा कि नहीं सब ठीक है, तो फिर सब ठीक नहीं रहता है एक्चुअली। ठीक है ना? राइटर देखिए, राइटर अपने प्रोफ़ेशन के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहा है कि अगर समाज में जो चीज़ गलत है उसको अपने अपने लिहाज़ से ना पॉइंट आउट करे। आंदोलनकारी नहीं होना चाहिए, क्रांतिकारी नहीं होना चाहिए, कटाक्ष होना चाहिए छोटा-सा। तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अच्छा, आपने एक फ़िल्म भी डायरेक्ट की थी, शॉर्ट फ़िल्म। छोटी-सी एक करी थी तो तो कोई ऐसी प्लानिंग है इन नहीं फ्यूचर कोई ऐसी फ़िल्म कोई ऐसी कोई मैं प्लान? गीत लिखने में बड़ा खुश हूँ। अच्छा, मैं गीत लिखने में पोएट्री लिखते हैं सर? हाँ, पोएट्री लिखता हूँ सर। कुछ सुना पाएँ पोएट्री अगर? हाँ, क्योंकि पोएट्री तो मुझे लगता है कि आपको सोसाइटी को दे सकते हैं आप, बिना कुछ सोचे। और कोई हुँ। बुक लाने का प्लान है पोएट्री पे ऐसा? तो बुक लाने का प्लान है। अभी तक तो सर नहीं है सर, लेकिन ला भी सकता हूँ, लेकिन बुक में लिखूँगा क्या? पोएट्री की कुछ ऐसे। उतना अच्छा पोएट नहीं हूँ सर, उतना अच्छा पोएट नहीं हूँ सर। बट ये हम लोग को डिसाइड करना चाहिए अगर आप लिख लें तो। हाँ, कुछ अगर सुना पाएँ अपनी पोएट्री सर? सर मैं इंटरनलाइज़ बहुत ज़्यादा करता हूँ चीज़ों को। तो एक तो
हर इंसान ये सोचता है कि वो 5000 साल जिएगा। उसकी प्रॉब्लम यही है आदमी की, उसके ब्रेन में ये फितूर है। 5000 साल जिएगा और उसको कभी कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन लाइक आई टोल्ड यू, पल में। वन साउंड में इन्फिनिटी है। सो आई हैड रिटन समथिंग बिकॉज आई लॉस्ट समबडी हु वाज वेरी क्लोज टू मी। फिर और चूंकि पहली बार ऐसा हुआ था, आई लॉस्ट समबडी सो क्लोज, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने इस दुख से, अपनी इस ग्रीफ से कैसे बाहर निकल पाऊँ। तो मुझे ऊपर वाले ने एक एबिलिटी दी है राइटिंग की, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसके बारे में लिखूं तो हो सकता है मेरा दुख थोड़ा कम हो। तो मैंने लिखा था, खत्म एक रोज फसाना होगा, वो बुलाएगा तो जाना होगा। क्या बात है। खत्म एक रोज फसाना होगा, वो बुलाएगा तो जाना होगा, कस के थामेंगे तुझे अपने सभी, पर तुझे हाथ छुड़ाना होगा। क्या बात। वो जो हंसते थे तेरे साथ कभी, तुझको उन सब को रुलाना होगा, वो तेरा गांव वहीं पर होगा, हाँ मगर थोड़ा वीराना होगा। क्या बात। देर तक सुबह कहाँ रुकती है, कुछ भी हो रात को आना होगा। देर तक सुबह कहाँ रुकती है, कुछ भी हो रात को आना होगा। दुनिया दुख पूछे है मैं बोल नहीं पाऊं, मेरा बरगद उखड़ गया, अब छाऊं कहाँ पाऊं। क्या बात है। ये लाइन फिर से बोलिएगा सर। दुनिया दुख पूछे है मैं बोल नहीं पाऊं, वाह। बरगद उखड़ गया मैं छाऊं कहाँ पाऊं। बस पकड़ के रखा है, जाने नहीं देती है, यादों के चुंगल से मैं छूट नहीं। क्या बात है। 100 आंसू गिरते हैं, एक याद जो आ जाए, है दर्द समंदर सा, मैं तैर नहीं पाऊं। क्या बात। बहुत बढ़िया। कुछ ऐसा करते हैं तुम जिंदा हो जाओ, कुछ ऐसा करते हैं कि तुम जिंदा हो जाओ, या फिर कुछ ऐसा हो कि मैं ही मर जाऊं। वाह। मेरा बरगद उखड़ गया, मैं छाव कहाँ अब पाऊं। छाऊं कहाँ पाऊं। क्या बात है। बहुत बढ़िया पोइट्री। आपने गलत बोला कि आप पोइट्री अच्छी नहीं लिखते हैं। सर वो दिल से निकलती, बिकॉज ऑफ द लॉस वाज सच बिग ना, तो वो निकल गया। मेरा ऐसा मानना है सर कि इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, इन सबको, फॉर द लॉस ऑफ एनी अदर वर्ड, एक शायर पल भर में ठीक कर सकता है। एक अच्छा राइटर जो है ना, दुनिया की सारी समस्याएं खत्म कर सकता है। इतनी पावर होती है राइटर के अंदर सर। अच्छे क्रिएटिव लोगों ने हमको आज़ादी तक दिलाई है सर। बिल्कुल सही। ऐसे नारे दिए गए थे, ऐसा so writer in a country like India, I'm pretty surprised sir, with such a lot of civilization, with such a lot of history, with such a lot of culture, राइटर अभी भी ऐसी है। हाँ मतलब राइटर बोलते ही लगता है कि कोई एकदम दबा हुआ आदमी झोला वोला उठाए वाली इमेज बना दी है। अभी भी है ना सर, वही है ना सर। क्या एम्पावरमेंट कर रहे हो तुम यार। I stand for the empowerment of a writer. I want writers to be like this. I want writers to be very proud of the profession. And this will only change once I told you कि जब माँ बाप बच्चे को देख के बोले यार राइटर बनेगा, राइटर बनेगा। जब तक माँ बाप ये नहीं बोलेंगे, नहीं बनेगा। कुछ नहीं, बहुत मुश्किल है सर। इसीलिए मैं छोटे छोटे शहरों में जाना चाहता हूँ। मैं आई वांट टू डू सेमिनार्स, आई वांट टू टॉक टू पीपल, आई वांट टू टेल देम, ठीक है ना, कि इट्स अ ब्यूटीफुल फील्ड और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इधर आओ। You will feel happy. There's a lot for everybody. और आपको लगता है गवर्नमेंट को इसमें काम करना चाहिए सिनेमा के अवेयरनेस? सर गवर्नमेंट पहले अपना काम कर ले, बाद में इधर आए। बट सिनेमा एक समाज का आईना है और सर सो तो सड़क भी है सर, सो तो पोल्यूशन भी है सर,
सो तो AQI भी है। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँगा अगर बोलूँगा कि आप सिनेमा में काम करो, AQI छोड़ दो। आप पहले अपना तो ठीक से कर लो सर, फिर आओ ना हमारे पास। हम बहुत अच्छे हैं, हम अपना देख लेंगे। आप जिस लिए हो आप वो करो सर, और आप बहुत अच्छा कर भी रहे हो। आपने एक प्राइड जगाई है भारतवासी होने में। आज की तारीख में एक भारतवासी जो है जब विदेश जाता है ना तो डरता नहीं है, डर के नहीं रहता है। आज की तारीख में जब भारतवासी जाता है तो वो चौड़े में रहता है सर। आपने किया है, लेकिन बहुत लंबा सफर अभी बाकी है। धार्मिक है सर आप? पूरी तरह से सर। पर धर्म क्या है, धर्म का अर्थ क्या है, इस तरीके से जी। इस क्या है तरीके आपकी से नज़रों में? अलग है। हाँ धर्म का अर्थ आपकी नज़रों में क्या है? सर, ईश्वर अंदर है। अच्छा। ईश्वर अंदर है सर। ये, और ईश्वर का कोई नाम नहीं है। मैं जहां घर से निकलता हूं तो रास्ते में सबसे पहले आती है क्रिश्चियन भूमि, जी। जहाँ वो उनके होते हैं। तुलिस्तान। फिर उसके बाद आती है हिंदू शमशान भूमि। फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा आके कब्रिस्तान आता है मुसलमानों का। तो हमेशा बोलता हूँ कि देखो एंड रिजल्ट सेम है, जाना तुमको यही है, रूट तुम्हारे अलग अलग है। ठीक है। तो ईश्वर मेरे हिसाब से एक है, आपके अंदर है, और वो ईश्वर आपसे और कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ ही वॉन्ट्स काइंडनेस फ्रॉम यू। ही वॉन्ट्स यू टू डू द राइट थिंग। ही वॉन्ट्स यू टू फीड द पुअर, टेक केयर ऑफ एनिमल्स, टेक केयर ऑफ द पृथ्वी जो आपको डिजाइन करके दी है। और आप इन तीनों फ्रंट पे फेल हो रहे हो सर। ठीक है ना। धर्म का मतलब ही कुछ लोग अलग बना दिया बैठ के। धर्म का सबसे बड़ा अर्थ ये होता है बी काइंड, बी काइंड टू व्हाट आई हैव क्रिएटेड। आप काइंड ही नहीं हो। अगर हम सारा हमारा देश बहुत धार्मिक होता है, सारी दुनिया बड़ी धार्मिक होती, डेसिबल लेवल्स में हम बहुत धार्मिक हैं, यू नो, डेसिबल लेवल में हम बहुत धार्मिक हैं, लेकिन सेंसिबल लेवल में हम बहुत कम धार्मिक हैं। ठीक है ना। अगर ये भूमि, मातृभूमि पवित्र है, इस हवा में ईश्वर का वास है, तो AQI 500 पार क्यों है? अगर ये हवा, ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, तो इतने सारे पेड़ कैसे कट गए? ठीक है ना। तो धर्म अंदर है, और धर्म एक मासूम बच्चे के प्रश्न होता है सर। मासूम बच्चे के प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए आपको। बड़े बच्चे तो प्रश्न घुमाते हैं ऐसे ऐसे करके ना। और मैं इस चीज को नहीं मानता हूं सर कि सब धर्मों की इज्जत करनी चाहिए। तो इसका अर्थ यही हो गया तुम्हारा धर्म और है, मेरा धर्म और है। सबके धर्म तो एक ही है सर, बिकॉज योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज वन ओनली ना भाई। राइट। सो इंटरनलाइज थिंग्स ओवर हियर, पुट गॉड ओवर हियर। आप उसको कोई भी नाम दे दो, ठीक है ना, अपनी पसंद का, बहुत सारे हैं, लेकिन पुट हिम ओवर हियर and act in such a manner whether he's going to like it or not, then you think how things changes and be selfless sir. धर्म आपको selfless होना सिखाता है। धर्म आपको सिखाता है कि आप कैसे राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट कर सके, और इसके अलग अलग धर्मों में अलग अलग एग्जाम्पल है। तो मैं इस तरीके का धार्मिक व्यक्ति हूँ। एक तो बहुत आजकल ये ट्रेंड चढ़ा हुआ है स्पिरिचुअलिटी का। ठीक है ना। पीपल से आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल। इन दो चीजों में फर्क ही नहीं मालूम है लोगों को कि स्पिरिचुअल का क्या अर्थ होता है, रिलीजियस का क्या अर्थ होता है। तो बहुत सारी ओवरलैपिंग थॉट्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ठीक है। वो सारा मैं किसी दूसरे दिन किसी दूसरी पॉडकास्ट में भी क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन धर्म अभी सडनली इतना सेंसिटिव इशू क्यों बन गया है सर? आप चारों तरफ देखो सर, इट इज सच अ सेंसिटिव इशू। व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली पीपल आर कंफ्यूज्ड अबाउट इट ना। धर्म आपको सही तरीके से, आपको धर्म तक नहीं ले जाया जा रहा है, और धर्म को आप तक नहीं ले जाया जा रहा है। धर्म इज नॉट अ कल्ट, धर्म इज नॉट अ सिंबल,
Dharma is just the ability to differentiate between what is right and what is wrong for the entire human race. That is dharma. आप वेद अगर किसी ने पढ़े हो, ठीक है ना, तो समस्त वेदों में ज्ञान एक ही है कि आप कैसे इस जो ईश्वर ने सृजन करा है उसके साथ आप कैसे सिंक्रोनाइजेशन और हार्मनी में अच्छी तरीके से रह सकते हो. दैट्स अबाउट इट सर. एक थोड़ा सा ये सवाल अलग सा भी हो सकता है, हाँ, अजीब हाँ. सा भी हो सकता है, बट मेरे मन में एक चल रही थी बात, तो मैंने कहा शायद आप वो व्यक्ति हैं जो इसका जवाब दे सकें. क्या आपको लगता है कि धर्म मतलब जो आपकी नज़र से जो अभी धार्मिक चल रहा है दुनिया, उस पे नहीं बात करते, जो जिस धर्म को आप मानते हैं, वो धार्मिक व्यक्ति या वो रिलीजियस आदमी, वो रिलीजन मतलब वो धर्म आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनने में हेल्प करता है? जरूर करता है सर, जरूर करता है. क्यों नहीं करता है सर? धर्म आपको अंदर से पवित्र करता है सर. ठीक है. धर्म का अर्थ ये नहीं है बाहर की शुद्धि नहीं है. धर्म का अर्थ भौतिक सुख नहीं है. धर्म कोई भी हो सर, आपको अंदर से वो शुद्ध करता है. जब आप अंदर से फर्टाइल हैं तो सृजनात्मकता कहाँ जाएगी सर? इससे खूबसूरत आंसर आपको किसी ने नहीं दिया होगा. नहीं, मैंने सवाल ही पहला आप ही से किया. धर्म आपके अंतःकरण को शुद्ध Right. करता है सर, राइट. पूरी तरीके से शुद्ध करता है. तब जाके आपके अंदर से सृजनात्मकता का बीज जो है वो एक बहुत बड़े पेड़ में बरगद में कन्वर्ट होता है सर. तो धार्मिक होना चाहिए व्यक्ति को, धार्मिक विचारधारा व्यक्ति को जरूर रखनी चाहिए, लेकिन बट नॉट फॉर द रॉन्ग रीजंस. Everybody is taking everything for the wrong reasons. I won't speak on that because I know these things like kind of catch you for a lifetime. But suppose करो मैं धीरे से बोलूं कि how difficult is it for one human being to love another human being? It's pretty easy, ना? That is the max I'm asking you to do. वो भी मुश्किल है. वो भी मुश्किल है. तुमने क्योंकि तुम अपना 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 सोचते पड़े रहते हो, जो कि है नहीं. जो कि है नहीं. ठीक है ना. आपकी जेब में 500 रुपए हैं, आपको मालूम है कि यार ये मेरे लिए 1 महीने के लिए बहुत है. ठीक है. आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपका क्या जाता है कि आप एक व्यक्ति को 10 रुपए की चाय पिला दें? क्या जाता है सर? यही तो धर्म है. और क्या दूसरी चीज है सर? बस एक लास्ट सवाल सर, उसके बाद 100 क्लोज पूछो करेंगे. सर, 100. वो भी थोड़ा नो डाउट थोड़ा गहरा हो गया है पॉडकास्ट, तो उसी से जुड़ा एक लास्ट सवाल है कि आपको लगता है कि एक आर्टिस्ट की चेतना का जागना, उसके कॉन्शियसनेस का जागना कितना जरूरी है, और एक जागृत व्यक्ति कितना अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है? सर जागृत व्यक्ति कितना अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है सर, ये बहुत ही छोटा स्कोप है. जागृत व्यक्ति जो है दुनिया पलट सकता है सर. अगर व्यक्ति जागृत है, उसका विचार जाग चुका है, उसके अंदर का आर्टिस्ट पूरे उफान पर है सर, तो वो दुनिया बदल सकता है सर. हमारे गाने सर वायरल होते हैं, दुनिया बदलते हैं सर, सोचने पर मजबूर कर देते हैं सर. कलाकार सर क्यों राजा महाराजा बादशाह किंग्स कलाकार को रखते थे, क्यों रखते थे? कलाकारों को सम्मान से रखते थे, सम्मान से रखते थे. क्यों? पैसे धन सब दे के. क्यों रखते थे सर? क्योंकि वहां से क्या आता था? विचार आता था, विचारों की गंगा बहती थी. वो विचार डिसाइड करता था कि ये सिविलाइजेशन कहां तक जाएगा. तभी हजार साल तक चलते थे किंगडम, है ना. कोई एक ऐसा बता दो राजा जिसने नहीं रखा हो आर्टिस्ट को. और रखा ही नहीं सर, उनकी तो शादियां कराई अपने घरों में, मतलब राजा ने, कि भाई वो समझते थे उन विचारों को. हाँ. एक जागृत आर्टिस्ट जो होता है बदलाव ला सकता है, और समाज में ऐसे जागृत व्यक्तित्व की जगह हमेशा रहनी चाहिए, हमेशा बना के रहनी चाहिए, हमेशा इनकरेज करना चाहिए. मापदंड भी उसके बड़े सही होने चाहिए. एक तो सबसे पहले आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए आर्टिस्ट कौन है. आर्टिस्ट वो नहीं है जो आपको रील में दिखाई दे रहा है. ठीक है ना. वो बहुत ही शैलो हो गया है वो. यू हैव टू रियलाइज द ट्रू पोटेंशियल ऑफ एन आर्टिस्ट. उस आर्टिस्ट में अगर if you respect that artist then your benchmarks are pretty clean and clear. ठीक है. तो आपका आर्टिस्ट कौन है आपको ये भी बड़ा क्लियर होना पड़ेगा. और समाज की भी जिम्मेदारी है मुझे लगता है एक अच्छे आर्टिस्ट के प्रति, कि उसके समाज संभालें. सर, समाज देखो, समाज क्या है? समाज आप दुनिया समाज क्या समझती है? दुनिया समाज समझती है और लोग. ठीक है ना. अपने को छोड़ के. अपने को छोड़ के. ये गलत है.
समाज मैं हूँ, ठीक है? मैं औरों से रोज मिलता हूँ, मैं औरों की बातें रोज सुनता हूँ, नहीं सुनता हूँ ना, मैं वाया वाया सुनता हूँ, मैं सुनता मैं वाया, अपनी ही हूँ। हाँ, अल्टीमेटली समाज कौन है? मैं हूँ, तो जिम्मेदारी किसकी? मेरी। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी आपने लंबा टाइम दिया और काफ़ी ज्ञान की बातें हुई हमारी। हाँ उम्मीद करेंगे कि इन फ्यूचर भी हम मुलाकात करेंगे और एक अलग सेशन इस पे भी रखा जाए। हाँ रखो सर, ये थोड़ा वो धर्म, religious, spirituality, how India is being affected by it, what is the right way out, you talk to me अपने about all वैदिक these things. सिस्टम सनातन अपने इसमें बात वैदिक करेंगे। सिस्टम के बारे में बात करिए, आप और धर्मों के बारे में बात बिल्कुल करिए, बिल्कुल। ठीक है, आप करिए, there are so many beautiful things for so all around. Let's talk about them. बिल्कुल। और हमें लगता है कि हमें चर्चा करनी चाहिए, हम उस बंधन में ना रहें कि हमें नहीं, लोग डरते हैं, डरते हैं, लोग उस डर डरते से निकलना लोग चाहिए। डरते क्यों है? क्योंकि परिवेश में उनको ऐसा लगता है कि हमें कुछ गलत बोल दो, क्यों बोलोगे यार? नहीं, तुम खुल के विचार सामने रखो ना, अपनी विचारधारा खुल के सामने रखो, ठीक बिल्कुल है ना? सर, डोंट बी अफ्रेड ऑफ बिल्कुल एनीथिंग, बिल्कुल, डरने ठीक की है ना? जरूरत नहीं है इंडिया इसमें। इज अ कंट्री वेयर यू हैव द फ्रीडम टू डू ऑल दीज थिंग्स, यू हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यू हैव द फ्रीडम टू टॉक। द ओनली प्रॉब्लम इज कि सम पीपल टेक इट टू देयर ओन एडवांटेजेस, ठीक है ना, जिनको मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता। बिल्कुल समझ गया। सब सिंपल बैठे है, हैं चुप। सिंपल एज दैट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा।